जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। जुमा मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जिस तरह के मैं आते हुए सोच रही थी कि यकीनन दिनों का सरदार माना जाता है और यानी सालों में अगर महीने का सरदार कहा जाए वो तो रमज़ान मुबारक है। इस निस्बत से यकीनन आज का दिन बड़ा अहम है। वैसे भी कहा जाता है कि जुम्मे के रोज़ एक मुबारक सात ऐसी है जिसमें कोई दुआ रद्द नहीं होती। और दुआ के हवाले से मैं सोचती भी आ रही थी कि दुआ हमें लगता है सवाल करना, लेकिन या मुजीबो यानी अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक नाम है। और या मुजीबो एक नाम ऐसा है जो अल्लाह ताला ने अपने लिए पसंद किया, जिसके मायने निकलते हैं मानने वाला, सुनने वाला, अता करने वाला। तो यकीनन जैसे हम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और किसी भी चीज़ का सवाल करते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप किसी साहिब हैसियत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं आपकी माली इमदाद कर दे, आपकी किसी और तरह से मदद अगर आपको चाहिए होती है, किसी और असिस्टेंस की ज़रूरत है, आप उससे मांगते हैं। तो कहीं ना कहीं इंसानी जहन वहीं पे रुक सा जाता है। हमें लगता है कि जैसे हमने किसी इंसान से कोई चीज़ तलब करनी है तो आप एक रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच लेके देखते हैं। मिसाल के तौर पे अपनी वालदा से आपने किसी चीज़ की इजाज़त लेनी है, आप प्रोज एंड कॉन्स उसके गिनते हैं और कहते हैं कि आप उनकी शख्सियत को जान मौका महल को देखते हुए शायद ये चीज़ पॉसिबल है, शायद ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने बॉस के पास जा रहे हैं कोई रिक्वेस्ट लेकर, कोई एप्लीकेशन लेके, तब भी हमें लगता है कि यार मुल्क के हालात देखो, भी कंपनी के हालात देखो, पता नहीं ये बात मानी जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन सिर्फ एक दरबार दुनिया में ऐसा है जिसके बारे में जब हम कहते हैं कि जब आप मांगें तो हाउ यानी कैसे होगा ये, इसके बारे में ना सोचें, और वो है अल्लाह ताला के सामने रुजू करना। बड़ा अहम है इस बात को जहन में रखना कि देखें जी, आप और मैं जब चीज़ें अल्लाह ताला से मांगे ना तो अल्लाह ताला की सिर्फ़ एक कुन की हमें इंतज़ार है। और अल्लाह ताला कुरान हकीम में ख़ुद फरमाते हैं कि मेरे लिए कोई भी काम बहुत आसान है। तो अल्लाह ताला की जो हिकमत है और जो उनका रुतबा है उसके हवाले से मांगें। आज जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हों तो किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल ना समझें। अल्लाह ताला वो है जिसने यकीनन हज़रत ज़करिया को इस बारिशियत की यानी बुज़ुर्गी की उम्र में औलाद अता की। अल्लाह ताला ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी बीनाई लौटाई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग को ठंडा कर दिया। तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। तो आज आप सबसे गुजारिश होगी कि जब आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें तो आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, अल्लाह की जो शान है उसके मुताबिक मांगें। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में। सबसे पहले आपको किचन में लिए चलते हैं। किचन में हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कुर्रतुलैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आज भी मैं देख रही हूँ कि बंस रखे हुए, क्या बनने वाला है भाई? इंटरेस्टिंग। जी बहुत इंटरेस्टिंग। सिर्फ हम बर्गर्स बना रहे हैं। ओके। बीफ ग्रिल्ड हैलीपेनो बर्गर्स बना रहे हैं। नाइस नाइस। और साथ में हम रूह अफ़ज़ा से बना रहे हैं, क्योंकि इफ्तार के टेबल पे अगर रूह अफ़ज़ा ना हो तो कुछ कमी सी लगती है। लेकिन हम आज बहुत मज़ेदार सा 3 मिल्क केक विद रूह अफ़ज़ा के साथ बनाएंगे। क्या बात है। तो पता है कुर्रतुलैन, लोग इतना बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। मुझे तो अक्सर मॉर्निंग शो में भी ये फीडबैक आ रही होती है, अच्छा ये वही वाली इयररिंग्स हैं, ये वाली वैच आपने पहले पहनी हुई थी। कल मुझे किसी ने कहा कि यार शेफ़ कुर्रतुलैन रोज़ रूह अफ़ज़ा से कुछ बनाती हैं, लेकिन बोतल में रूह अफ़ज़ा कम क्यों नहीं हो रहा? आज आप देखिए रूह अफ़ज़ा कम हुआ है। वैसे हम रोज़ बोतलें जो है ना बदल देते हैं। तो हम माशाल्लाह, क्योंकि शाम के वक्त तक इफ्तार भी होती है तो इफ्तार के वक्त हम इसी का शरबत बन जाता है, तो नई बोतल सुबह आ जाती है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोल रही हैं और वो इस्तेमाल नहीं करती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आज आप बनाने लगी हैं ट्राई मिल्क केक, और ये बर्गर्स किस तरह के होंगे? हैलीपेनो बर्गर्स। जी ये हम इसके पैटी नहीं बनाएंगे। आप देख सकते हैं कीमा जो है मैंने थोड़ा सा इसके चंक्स मोटा रखा है तुमने, है ना? वो चंक्स लिए हैं, उसको हम ग्रिल्ड करके ना पूरे कीमे को फिर उसको बर्गर्स में डाल के चीज़ स्लाइस लेट्यूस के साथ, एंड हम इसकी एक सॉस बनाएंगे हैलीपेनो के साथ, मायो सॉस। मायोनीज जाएगी, उसमें मस्टर्ड पेस्ट आएगा, हॉट सॉस जाएगी, गार्लिक पाउडर जाएगा, ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, चिकन पाउडर और सॉल्ट, और हैलीपेनोस को चॉप करके हम उसमें डालेंगे, और ये हमारी मायो हैलीपेनो सॉस रेडी हो जाएगी। सुनो एक बात बताओ, इसकी क्योंकि तुम पैटी नहीं बना रही हो तो फिर ये बदतमीज बर्गर तो नहीं होगा कि इसको खाएं तो ये डिसइंटीग्रेट होता रहे? नहीं, आपने इतनी ज़्यादा उसके अंदर फिलिंग नहीं करनी ना, आप बिल्कुल कंजूसी से डालें, थोड़ा ज़्यादा लोगों के लिए बना लें। और अगर जस्ट बाय द वे एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि फिर अगर ससुराल वाले आ रहे हों तो ये बर्गर आप ना उठाएं, ये जब मेहमान चले जाएं तब उठा के खाइएगा, है ना? ताकि अगर इसने गिरना है, थोड़ा सा बदतमीज होना है तो कोई बात नहीं हो। मज़ा जब ही आता है जब आप
बदतमीजी से खाएं। बल्कि जो खानदान में ना पसंद हो ना उसके सामने रख दे और कहें खास आपके लिए बनाया है, ताकि उनके लिए एक मोमेंट आ जाए। और इसमें हम अच्छा यूज़ जी। करेंगे डालडा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि जहाँ मामता वहाँ डालडा, और मेरा भरोसा इस पे आपको पता है। आपका भरोसा, आप इतनी खुद मुन्नी सी हैं अभी, आप ये तो रेफर कर सकती हैं कि आपकी मदर को आपने करते हुए देखा। आई डोंट थिंक गुरत यू डोंट हैव किड्स राइट नाउ, राइट? नहीं, आई हैव। यू हैव अ किड, माशाल्लाह, तभी तो आप बार-बार कह रही हैं कि मेरा भरोसा इसके ऊपर जी, है। 1 साल का माशाल्लाह से मेरा बेटा है, और बहुत ही माशाल्लाह शरारतें उनकी शुरू हो चुकी हैं। जबरदस्त, तो जबरदस्त। बहुत मज़ा आता है उनके साथ वैसे इफ्तार पे। आई कैन इमेजिन। और वो आपको मिस भी तो बहुत करते होंगे ना, बहुत 2-3 मिस घंटे करते अगर नहीं हैं। देख रहा है बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल। टीवी लगा के कोई दिखा दे और कहे कि मम्मा वहाँ पे हैं। बहुत मिस करते हैं उनकी। मैं फुप्पो के पास छोड़ के आती हूँ, फुप्पो उनको दिखाती रहती हैं, जबरदस्त। तो वो मैनेज हो जाता है। अच्छा जी, हमेशा की तरह आई लेट यू स्टार्ट ऑफ विद द Okay. रेसिपी, और मैं आपको बताती चलूँ कि थोड़ी ही देर में कई ऐसे इदारे जो बेहतरीन काम कर रहे हैं और आपको भी एक तरह से दावत दे रहे हैं फलाह के रास्ते पे आने की, क्योंकि शायद आप और मैं इतना वक्त नहीं निकाल पाते, इस तरह अपने आप को फोकस नहीं कर पाते, लेकिन ये जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसके अंदर हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो हम आपकी मुलाकात उनसे भी कराएंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमारे साथ आज मौजूद हैं नासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो जुम्मा आपको। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। और मेरी एक फरमाइश थी कि जुम्मे की मुनासबत से अगर आप कसीदा बुर्दा शरीफ के चंद अशार हमारे सामने हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें, जी, मैं और उसी ज़रूर के पेश साथ फिर करता हम हूँ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, और यकीनन आपने और हमने आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह 18वां रोज़ा इख्तियार किया हुआ है। यकीनन ऐसा लगता है कि पलक झपकते ही ये महीना हमसे रुखसत हो रहा है। वक्त की जो बरकत होती है वो हम सब एहसास करते हैं कि कितने अच्छे इरादे और नीयत करने के बावजूद वो कार खैर हमसे रह जाते हैं। तभी हम आपके सामने लेके आते हैं अपने हर शो में किसी ऐसे इदारे को, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो अपने शब रोज़ को वक्फ़ कर रही है इंसानियत के लिए, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स पे मुआवनत करती है लोगों की, और ये बेलौस खिदमत में आप भी अपना हिस्सा डाल सकते हैं अपने सदक़ात, अतियात और ज़कात इन तक पहुँचा कर। आइए आज जिस ऑर्गेनाइजेशन को आपके सामने हम फीचर कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड द ज़ीके हेल्प फाउंडेशन। ज़ीके हेल्प फाउंडेशन 2017 से कराची में काम कर रही है। इट्स अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू सपोर्टिंग बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। आप और मैं जिन ज़रूरियात के बारे में सोचते भी नहीं हैं, इनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, गिवन लेते हैं कि ये चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये हमारे पास होनी ही चाहिए, हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी दस्तरस से ये बहुत दूर है। तो ज़ीके उनकी मुआवनत करती है ताकि ये तमाम अशिया उन तक पहुँचाई जा सकें। इसके अंदर यकीनन किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता। आपका ताल्लुक़ किस मज़हब से है, किस मसलक से है, या आप कौन सी ज़बान बोलते हैं, पाकिस्तान के किस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, इन सब चीज़ों से बिल्कुल बालाए ताक रख कर उनकी इमदाद की जाती है। इसमें ख़ास तौर पे हेल्थ से रिलेटेड, गुर्बत को मिटाने के लिए जो मामलात हो सकते हैं, एजुकेशन के बैरियर्स को हटाना, और फिर इसके अलावा सोशल इनजस्टिस जहाँ जहाँ इनको लीगल मुआवनत की ज़रूरत है उसके लिए भी ज़ीके आगे आके काम करते हैं। इनकी टीम में से आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़फ़र खोकर साहब, जो कि डायरेक्टर भी हैं और फाउंडर हैं ज़ीके के। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब आपकी मौजूदगी का। इसके अलावा जी कुलसूम खोकर साहिबा भी मौजूद हैं, जो कि आप भी डायरेक्टर हैं विद ज़ीके। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। ज़फ़र साहब, मुझे बताइएगा कि इसका जो ख़्याल था इस ऑर्गेनाइजेशन का वो कैसे आया, और इससे पहले आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरह आपने सोचा कि ये फाउंडेशन विल बी समथिंग दैट यू वांट टू डेडिकेट योर एफर्ट्स टू? जो इस जेड के हेल्थ फाउंडेशन बेसिकली ये एक एनजीओ है, 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है। इस एनजीओ का मकसद जो इनकॉर्पोरेशन है, अब देखें ये सर्टिफाइड है तमाम इदारों से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, एससीसीपी से, एफबीआर से, पीसीपी से, इवन सिंध चैरिटी कमीशन से भी ये रजिस्टर्ड है। इससे पहले ये बीइंग अनरजिस्टर्ड तो बहुत अरसा चलती रही, लेकिन फ़ील ये हुआ कि जब तक ये एक रजिस्टर्ड इदारा नहीं होगा तो इस खुल के काम नहीं हो सकता। हमने जब से ये इदारा कायम किया तब से हमारे 15 कॉजेज़ हैं इसको बनाने के लिए। मेजर आपने बता दिए कि हम इसमें गरीबों की हेल्प करते हैं, बच्चियों की शादियों की हेल्प करते हैं, हमारी एम्बुलेंसेस चल रही हैं यहाँ कराची में, और उसके अलावा हम एक बिल्कुल यूनिक काम है, हम फ्री बुक स्टॉल लगाते हैं। हर आने वाला, हम एवरी संडे रीगल सदर कराची में एक जगह है जहाँ फ्री बुक स्टॉल लगता है, हम वहाँ से फ्री किताबें हर आने वाले को देते हैं। लोग डोनेशन करते हैं हमें।
اسی طرح ہم ایجوکیشن میں فی الحال آگے چل کے ہمارا ارادہ ہے اپنی اسکولنگ کا، اپنے اس کا کالجز کا، لیکن فی الحال ہمیں جو بچے یا جو پیرنٹس اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ فیس ادا نہیں کر سکتا، اس ادارے میں پڑھتا ہے، تو ہم اس کی فیس پیمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سالانہ یا ماہانہ طور پہ کتنے بینیفیشریز ہوتے ہیں ظفر صاحب؟ ہمارے کتنے لوگوں کی معاونت دیکھیں کر پاتے ہیں؟ جو ہمارے فوڈ پوائنٹ ایک ہمارا کھانے کی جگہ ہم ہے جس کو فوڈ پوائنٹ کا نام دیا ہوا ہے، جہاں سے ہم غریبوں کی کھانا کھلاتے ہیں، وہ تقریباً 500-600 لوگ کھانا کھاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ اس کے علاوہ ہم کئی گھروں کو راشن دیتے ہیں جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، جن کی انویسٹیگیشن کے بعد ہم نے فیل کیا کہ ان تک راشن پہنچنا چاہیے۔ وہ تقریباً 80 لوگ ہیں، 80 گھر ہیں ابھی تک۔ 2 ایمبولینس ابھی ہماری چل رہی ہیں یہاں پہ کراچی میں، اور الحمدللہ رجسٹرڈ ہیں سندھ گورنمنٹ کے پاس۔ مجھے یہ بتائیے ظفر صاحب، ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 15 مختلف کازز کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی تک جتنی این جی اوز کو فیچر کیا وہاں سوائے بہت بڑے اداروں کے، تو ان کا فوکس کچھ خاص ایشوز کے اوپر ہوتا ہے جو ان کو ایکسپرٹیز ڈیولپ کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی معاونت کی تو ان کو ان کے پیروں پہ کیسے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی خاص ہیلتھ کا ایشو ہے، کوئی ایجوکیشن ریلیٹڈ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا 15 کازز پہ بیک وقت فوکس شاید مشکل ہوتا ہے؟ نہیں، 15 کازز تو ہم لے کے چلے، لیکن ہمارا کام ابھی تک 4 یا 5 کو ہم فوکس کر چکے ہیں۔ اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں ہیلتھ ہے، اور اس میں یہ خاص طور پہ ہم ایجوکیشن اور لیگل ایڈ جو مین ہمارا کاز ہے، کہ جو لوگ اپنی لیگل ایڈ کی وجہ سے اپروچ نہیں کر پاتے کورٹس میں، کہ ان کو ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں ایک لا فرم کو بھی ہیڈ ہوں میں اس کا، تو بہت بڑا بینیفٹ ہے ہمارے جو بینیفیشری ہیں ان کو، تاکہ یہ اس قسم کا ان کو یعنی وہ عدالتوں تک اور بہترین معاونت لیگل معاونت تک ان کی رسائی ہو سکتی ہے فری آف کاسٹ۔ کلثوم جی، اس وقت آپ کے دل کے قریب سب سے کون سا بڑا کاز ہے، اور اس کے لیے اب آنے والے سالوں میں کیا مزید آپ کے پروگرامز اور ارادے ہیں کہ اس کو کیسے مزید اس کے کام کو بڑھایا جائے؟ کوشش تو ہماری کافی ساری ہے کہ کام آگے ہاسپٹل کا بھی سوچا ہوا ہے کراچی کے اندر، اور اسکول کا بھی ہے۔ صحیح، بالکل صحیح جی۔ تو اس وقت اگر لوگ آپ کا پروگرام ہم آپ کو فیچر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ظفر صاحب کس طرح معاونت کر سکتے ہیں، آپ تک رسائی کیسے ہو، اور کن کن معاملات میں آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو ہیلپ کریں؟ دیکھیے، ہمیں زکوٰۃ کی مد میں اگر ایک بہت بڑا فنڈ ملتا ہے تو ہمارے پاس، میں نے جیسے بتایا کہ ہمارے 15 کازز ہیں ہمارے انیمریٹڈ جو ہم نے کیے ہوئے ہیں۔ اب جس مد میں ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، اگر ہیلتھ میں آتے ہیں پیسے، تو ہم ہیلتھ میں ایک لیب بنانا چاہتے ہیں سب سے پہلے، اور ہم کراچی میں مختلف جگہوں پہ ہمارا فرسٹ ٹارگٹ یہ ہے کہ 10 ہم کلینکس بنائیں جہاں سے ہم پیشنٹ کو اس لیب کے ذریعے ٹیسٹنگ کر کے ان کے ایسے بہت بہت شکریہ ظفر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے کلثوم صاحبہ، ان کی تمام تر ڈیٹیلز آپ آن لائن دیکھ سکتے ہیں، اور یو کین کم فارورڈ اینڈ ہیلپ دیم آؤٹ ایٹ دا ZK ہیلتھ فاؤنڈیشن۔ اچھا جی، آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑی بہترین رپورٹ ہے، خاص طور پہ اگر بات کی جاتی ہے مختلف موضوعات کے اوپر، جس میں 1400 سال قبل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں ہمارے پاس آلریڈی اس کے بارے میں اشارے ہیں، اور آج سائنس جب اس پہ تحقیق کرتی ہے تو ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کس طرح 1400 سال قبل نہ انسان کے پاس یہ رسائی تھی، نہ یہ ریسورسز تھے، نہ یہ تحقیق کا پیک تھا کہ وہ ان کے بارے میں پتہ کر سکے۔ اور پہلے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے اپنے اپنے طریقے تھے لوگوں کے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دیو ملائی کہانیاں اس وقت ہوتی تھیں کہ شاید خدا ہم سے ناراض ہے، تبھی بارشوں کا ایک سلسلہ ہے یا زلزلہ آیا ہے، اور اس کے لیے کوئی بلی یا بھینٹ چڑھانی پڑے گی۔ لیکن جو اس کے سائنٹیفک کازز ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش اور آفت کے طور پہ تو آتا ہے، لیکن جو سائنٹیفک ایکیوریسی آپ قرآن حکیم میں دیکھ سکتے ہیں اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ تو آئیے آپ کو ایک سیگمنٹ میں ہم دکھاتے ہیں جس میں آج ہمارا فوکس بارشیں اور زلزلے اور اس طرح کی قدرتی آفات ہیں، جس کا ذکر، جس کے بارے میں جو الیبوریشن ہے، جو تفسیر ہے، وہ قرآن حکیم میں موجود ہے۔
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी बारान रहमत, और यकीनन आज जुमे का रोज़ बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठा हुई होंगी। कई लोगों ने ये तहिया किया होगा कि भाई वीकेंड है, इसके बाद फिर यकीनन और मसरूफियात बढ़ती चली जाएगी, ताक रातें आने वाली हैं, आखिरी अशरा शुरू होने वाला है। तो ये वीकेंड मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए बिज़ी है। कई इफ्तार इंगेजमेंट्स और घर वालों का मिलना मिलाना है। यही तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला, और कहते हैं हम कि रमज़ान की बरकतें होती हैं और इसको हम मिस करते हैं जब रमज़ान हमसे रुखसत हो जाता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हमारे सेगमेंट वैसे तो रोज़ा और सेहत में हमारे साथ होंगे, लेकिन कई समाजी पहलुओं पर भी हम बात करेंगे कि जब मिलना मिलाना होता है तो वैसे तो हम बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपको कह रहे हैं कि अगर दिल में कुछ दूरियां हैं, कोई आपस में रंजिशें हैं, तो ये बेहतरीन मौका है उनको दूर कर लेने का। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, अंडर करंट उसकी रहती है। तो हम इस बारे में भी बात करेंगे कि दिलों को मुकम्मल तौर पर साफ़ और कुशादा किस तरह किया जाए। लेकिन सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं रोज़ा और सेहत की। हमारे साथ जो हमारा पैनल है आज बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं EPI सिंध के। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इसके अलावा जी आप सबकी फ़ेवरेट और हम सबकी पसंदीदा, जिनको कहना चाहिए कि हमारी फ़ेवरेट बुज़ुर्ग, जो हमारी कई मामलात में मुआवनत करती हैं, रहनुमाई करती हैं, चाहे वो उमूर घरेलू ख़ानादारी हों, आपके किचन के मामलात हों, ज़िंदगी के मामलात हों, हमारी बहुत प्यारी रानी आपा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। कैसा गुजरा रमज़ान आपका? बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। और आप यकीन करें कि जूं जूं जा रहा है वक्त, आज 18वां रोज़ा है, बहुत दिल खिंच रहा है। एक अजीब सी 1 महीने का मेहमान है, इतनी हमें नेमतें, इतनी बरकतें, इतनी खुशियाँ, इतनी मग़फ़िरतें दे के चला जाता है। साल भर इंतज़ार करते हैं और इस दफ़ा तो इतना यानी ठंडे मौसम में गुजरा कि हमें तो हमेशा तो बहुत गर्मी का एहसास होता था, हाय गर्मी, बहुत प्यास है। इस दफ़ा तो प्यास भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमारे साथ आयशा भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा बास, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। क़यामत ढारी हैं आज आप, ज़बरदस्त लग रही हैं, कितना प्यारा कलर है। मुझे इस दफ़ा पूछना ही पड़ेगा, इस दफ़ा आपकी वार्डरोब किसने की है? बड़ी मुख्तलिफ है ये मेरी बिल्कुल अपनी ज़ाती वार्डरोब है ना। तो पहले किसी और की ना लिया करें, फिर अपने ज़ाती कपड़े पहना करें। और ये मेरे वो चुन के पुराने कपड़े जो मैं अलमारी से ही निकाल के पहन रही अच्छा, हूँ। वैसे कई दफ़ा ऐसा होता है जब बहुत दिल से बंदा कोई फॉर्मल वेयर बनाता है ना, उसकी पहनने की बारी नहीं आती। और ख़ास तौर पे कराची में हम बार बार कह रहे थे जी ठंडे कपड़े चाहिए, कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, कोई ऐसा जोड़ा चाहिए जो सुबह से अगर हम काम से निकलें तो शाम में हल्का फुल्का टर्नओवर करके उसी को किसी फॉर्मल इवेंट में भी पहन लें। बिल्कुल। तो इस तरह तैयारी का मौका नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है सिद्रा कि हमने बहुत ही शौक से कोई ड्रेस बनाया, बहुत ही शौक से, बड़े इंतज़ार से बहुत अच्छा करके सिलवाया, और जब हम पहनते हैं तो वो लुक नहीं देता जिसकी हम तवक्को रखते हैं या जितने ज़ौक़ शौक से वो बनाया हुआ होता है। बिल्कुल सही। मेरे साथ अक्सर आपके लिए एक सवाल आया, इस दफ़ा भी बड़ा खर्चा करके बड़े हम बाज़ारों के चक्कर लगा के हमने बेहतरीन ईद के कपड़े तैयार करने हैं, लेकिन ईद के बाद उनको सही अंदाज में पैक करने का तरीका, ये टिप्स आपसे लेनी थी लोगों ने। क्योंकि अगर ख़ास तौर पे कामदारी, इस पे बड़ी बहस हो रही है जी कि सीधा साधा लॉन का जोड़ा होता था, अब उसके साथ भी ये लंबा ऑर्गेन्जा का दुपट्टा और साथ साथ टैसल्स और काम, तो इसको संभाले कैसे? बिल्कुल आसान तरीका है इसको संभालने का। लोगों ने इतना मुश्किल बना लिया कि अगर कोई चीज़ लगी हुई है तो उसके अंदर तेज़ पत्ता डालना ज़रूरी है या नीम डालना ज़रूरी है या फिनाइल की गोलियां, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप अपने जो कपड़े हैं, जब आप मौसम के लिहाज से, कराची में तो ऐसा होता नहीं, साल के 12 महीने वही कपड़े चलते हैं, लेकिन कोई भी आपके कीमती से कीमती कपड़ा है उसमें ब्राउन पेपर एक आता है, और ब्राउन पेपर बच्चों की कॉपीज़ पर भी चढ़ता है, बुक्स पर भी। बहुत ही आसान है। आप अपने कपड़ों को जब आप तह करें, सबसे पहले पूरा स्ट्रेट अपनी यानी लंबान के मुताबिक वो आप ले लीजिए, उसके ऊपर कपड़ा आगे करके ना उसी पेपर पे अपने कमीज़ आप रैप कर दीजिए ताकि वो हर जगह ब्राउन पेपर में आ जाए। उसके बाद बेफिक्र होकर आप रख दीजिए। जब आप निकालेंगे ना उसमें खुशबू होगी, ना बदबू होगी, ना कीड़ा लगेगा, आपके कपड़े भी महफूज रहेंगे, और अगर कोई धब्बा भी लग गया वो भी उससे क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो बेकिंग शीट्स आती हैं ब्राउन पेपर के बजाय, वो भी यूज़ की जा सकती है? बिल्कुल यूज़ की जा सकती है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग आया था आयशा, ये आपके और मेरे मतलब का सवाल है। हम जो ऑन एयर भी और अदरवाइज़ भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, और ये आजकल आर्टिफिशियल सिर्फ नाम को हो गई, ये बड़ी महंगी हो गई है ज्वेलरी। वो कहते हैं कि जी इसमें भी क्रिस्टल है और उसके ऊपर फलानी कोटिंग है और ये वाला प्लैटिनियम है। इस प्राइस में गोल्ड आ जाता था। एग्जैक्टली, यानी हज़ारों रुपए की कभी कभार आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहे होते हैं। यानी आप इसको कैसे
کیسے سنبھال کے رکھیں. وہ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس پہ پانی نہ لگے, اس پہ پرفیوم نہ لگے, چلے گی. بالکل آسانی کے ساتھ. آپ جب بھی اپنی جیولری پہنے, دیکھیں میں تو بہت پہنتی ہوں, اس لیے مجھے بہت زیادہ تجربہ ہے کہ جب بھی آپ پہنے, اتارنے کے بعد اس کو آپ ٹیشو پیپر کے اندر ریپ کریں, اور اس کے بعد کوئی بھی پلاسٹک کی آج کل چھوٹی چھوٹی سی اتنے شاپرز ہیں جو بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں, آپ وہ لے کر ان کے سائزز کے مطابق اپنے کڑے, چوڑیاں, ٹاپس, بندے, لاکٹس, پینڈلز, جو بھی کچھ ہیں آپ سب سے پہلے اتارنے کے بعد ہوا زیادہ نہ لگنے دیں. زیادہ لگنے سے اس کا کلر فیڈ ہو جاتا ہے. ٹیشو پیپر میں ریپ کریں اور پلاسٹک کی تھیلی میں کر کے, اس اسٹیکر والی اتنی اچھی آ رہی ہیں, برسا برس چلتی ہیں, تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے اور کیئر کرنی پڑتی ہے. اچھا عائشہ, اگلا سوال آپ کے لیے آیا ہے. چھوٹے بچے عید پہ بے قابو ہو جاتے ہیں, ان کو جولری بھی چاہیے, آپ بھی تھوڑے سے زیادہ ان کے لیے فارمل کپڑے بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن دیکھنے میں آیا ہے کبھی کبھار جو مکسڈ مٹیریلز آج کل آ رہے ہیں یا جو کام ہے اس سے بچے کی سکن اریٹیٹ ہو جاتی ہے. تو فوری طور پہ اس وقت کیا کیا جائے؟ ان کو کوئی کریم لگائی جائے, کوئی ٹاپیکلی اینٹی الرجی دی جائے؟ جو بچوں کی سکن پہ ایک دم ریش آ جاتا ہے اس کے لیے کیا کریں؟ اگر بچوں کی سکن پہ فوراً ریش آ جاتا ہے نا, کچھ بھی نہ کریں. ایک تو اگر ان کو ٹھنڈے پانی سے شاور دلا دیں تو الحمدللہ اس سے فوراً آرام آ جاتا ہے. اور ورنہ جو سافٹ ہمارے پاس بیبی لوشنز ہوتے ہیں, شاور دلانے کے بعد وہ ان کی باڈی کے اوپر اپلائی کر لیے جائیں تو بھی اس سے بہت زیادہ آرام آ جاتا ہے. ہمارے پاس گھروں میں ٹالکم پاؤڈر ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کے پاس سافٹ موئسچرائزر نہیں ہے, ٹھیک ہے, بیبی والا, بیبی لوشن نہیں ہے, بڑوں والے نہیں, وہ اگر آپ لگا دیں تب بھی اس سے بہت زیادہ آرام آ جاتا ہے. اور ورنہ جو 1% کی ہمارے پاس ٹاپیکل اسٹیرائڈ ہوتی ہے وہ بالکل اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اور بچوں کی سکن کے لیے وہ صحیح ہوتی ہے. اگر ریش کی نوعیت زیادہ ہے اور ان چیزوں سے آرام نہیں آ رہا تو آپ 1% والی کریم لگا سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر سکن جو ہے وہ بالکل نارملائز ہو جاتی ہے. میرے خیال میں ضد نہیں کرنی چاہیے. اکثر پھر امیاں نا ضد میں آ جاتی کہ میں نے اتنا محنت سے تمہارا جوڑا بنایا, یہ پہنو. اگر بچے کی سکن اریٹیٹڈ ہے تو فوراً چینج کرنا چاہیے. فوراً چینج کرنا چاہیے. اور پتلی جو لینن کی جس کو ہم شمیز بولتے ہیں نا, وہ بچوں کو نیچے, یا بنیان ٹائپ کی چیز وہ ضرور پہناتے ہیں. اس سے بچوں کو ایک لیئر نیچے مل جاتی ہے نا کہ وہ اس کو, وہ جو کام والی چیز ہے وہ بچے کو اریٹیٹ نہیں کرے گی. تو ایک شمیز آپ یا بنیان ٹائپ کی چیز وہ نیچے پہنا. میرے خیال میں بنانے والوں سے بھی ریکویسٹ. طریقہ یہ ہے کہ بالکل ڈاکٹر عائشہ نے صحیح کہا کہ فوری طور پر بچے کو بات دلوا دیجئے, نہلا دیجئے, اور تھوڑا سا اولیو آئل اس کی گیلی باڈی پر آپ لگا دیجئے. ودن سیکنڈز آپ کا بچہ بالکل کول ہو جائے گا. یعنی بچہ اگر رو رہا ہے تو پلیز اس پہ توجہ دیں. اور خاص طور پہ ساری ریکویسٹ میرے خیال میں جتنے ہمارے فیشن برانڈز ہیں کہ بچوں کی چیزوں میں خاص طور پہ خیال رکھیں کہ اگر آپ کوئی بھی امبرائڈری, کوئی بھی ٹیسل, کوئی بھی ڈیٹیلنگ یوز کر رہے ہیں تو وہ بچے کی سکن اور اس کو دیکھتے ہوئے ہونی چاہیے. اچھا جی, ہمارے ساتھ نعیم صاحب موجود ہیں. نعیم صاحب, EPI سندھ, اس کے حوالے سے تھوڑا ہمیں بتائیے گا کہ اس کا فوکس بچوں کے, مجھے بتایا گیا وبائی امراض کو لے کر بھی ہے, لیکن خاص طور پہ رمضان کے مہینے اینڈ بیونڈ, کیونکہ اب موسم میں تبدیلی آ رہی ہے, تو آپ لوگوں کے فوکس ایریاز کیا ہیں؟ دیکھیں, بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کا. EPI سندھ جو ہے 12 حفاظتی بیماریوں پہ کام کرتی ہے, جس میں BCG سے لے کر ہیپاٹائٹس, نیمونیا اور جو ہے میزلز, روبیلا اور DPT, یہ سب اس میں شامل ہیں. اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کو جو بچے اگر ٹائم سے, ان کے ماں باپ ان کو 0 سے لے کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے لے کر اور 24 مہینے تک ان کے اگر یہ باقاعدہ اسکیجول کے مطابق ان حفاظتی بیماریوں کے ٹیکہ جات لگوا دی جائیں تو ان سے یہ بچے محفوظ رہ سکتے ہیں. پہلے 1000 دن جیسے کہا جاتا ہے بچے کی زندگی کے بڑے اہم ہیں, اور اس میں اس کی ویکسینیشن میں بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگی کہ اگر آپ سندھ میں ایک نظر ڈالتے ہیں 2022 کے جو بدترین سیلاب کی سینیریو تھی, اور لوگوں نے کہا کہ بڑی ابتر حالات میں یقیناً جو لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے ان کا درد ہمارے دلوں میں ہے, اس میں بچے اکثر وبائی امراض سے محفوظ اس لیے تھے کیونکہ جو آپ کا اس طرح کی کیمپینز چل رہی تھیں, خاص طور پہ ان کی ویکسینیشن سے ریلیٹڈ, وہ بڑی اچھی چل رہی تھی. بچوں کی ڈی ورمنگ ایکٹیویٹیز آلریڈی تھی, اس کے علاوہ مختلف ہی ہے, لیکن یہ ایک آن گوئنگ بیٹل ہے. اتنی بڑی تعداد میں بچے ہیں, یقیناً ان کو ویکسینیٹ کرنا, ان کو امیونائز کرنا بڑا اہم ہوتا ہے. نعیم صاحب, مجھے بتائیے گا, ایک تاثر یہ بھی ہے کہ جب سے یہ کووڈ کے ایئرز گزرے ہیں, بہت ساری ایسی بیماریاں جو پہلے ختم ہو گئی تھیں, جیسے ہم منکی پاکس کی بات کرتے ہیں, چکن پاکس کی بات کرتے ہیں, میزلز کی, وہ دوبارہ آئی ہیں اور بڑوں میں بھی آئی ہیں. از اٹ بیکاز ہماری امیونٹی ابھی بھی کمپرومائزڈ ہے, یا آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں یا سمجھائیں گے؟ دیکھیں, کووڈ کے ڈیز
ڈیز میں ایک تو جو ویکسینیشن تھی خاص کر EPA کے حوالے سے اس میں تھوڑا سا رجحان کم ہوا اور سینٹرز بھی بند ہوئے، لیکن جیسے ہی کووڈ کا ٹائم ابھی اوور بھی نہیں ہوا تھا تو ہمارے جو ویکسینیشن سینٹر تھے انہوں نے فل فلیج طور پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا. نہ صرف ہمیں دیکھیں ہم 3 طرح سے کام کرتے ہیں، ایک تو ہمارے فکس سائٹس ہیں، پھر ہماری آؤٹ ریچ سائٹس ہیں، اس کے علاوہ ہماری موبائل وین سروسز ہیں کہ جو ایسی کمیونٹی ہیں جو ہمارے سینٹرز پہ نہیں آ سکتے ہیں یا جن کو پرابلم ہے وہاں ہماری وینز جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ویکسینیٹرز ہیں وہ باقاعدہ ہم نے ان کو ڈریس کوڈ دیا ہے، وہ فلی ایک ہیلتھ کیئر ورکر کے اٹائر میں ود آل دیئر ڈیزگنیشن کارڈ وہ ان کمیونٹیز کو جاتے ہیں، وہاں آؤٹ ریچ سیٹ اپ کرتے ہیں، موبلائز کرتے ہیں ان کو کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی بچوں کو حفاظتی ٹیکہ لگانے کی کیوں ضروری ہے، ان کی کیا امپورٹنس ہے. اب دیکھیں کتنا وہ جو برڈن ہے ان کا جو ہیلتھ پہ وہ ان پیسے خرچ کرتے ہیں ان بچوں کی بیماریوں پہ، اگر یہ ویکسینیشن ہو جائے گی تو وہ پیسے انہیں بچ جائیں گے، وہ ان کو اپنی نیوٹریشن. اور جیسے کہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کا بچہ کسی وبائی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، میزلز ہو جائیں، چکن پاکس ہو جائیں، ایک تو گھر میں اگر 2-3 بچے ہیں تو سب کی پھر باری آ جاتی ہے اور والدین کے لیے مشکل ہوتی ہے. رانی آپا مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بچہ ریکور کر رہا ہو، میزلز ہیں، چکن پاکس ہیں، کھانا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا اس وقت، تو اس وقت کیا ڈائٹ ان کو دی جائے؟ اچھا، اس وقت یہ ہوتا ہے تکلیف کی بہت شدت ہوتی ہے، یعنی یہ وہی محسوس کر سکتا ہے کہ بچہ اس وقت بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، رونے لگتا ہے. تکلیف کی شدت کی وجہ سے اسے بھوک پیاس کچھ محسوس نہیں ہوتی. اور جیسے ممس جیسی بیماری ہے اس میں تو حلق سے کچھ اتر بھی نہیں رہا ہوتا بیکاز یہ سارے آپ کے سوالن گلینڈز ہوتے ہیں اس وقت. اچھا، اس میں میں 2-4 چھوٹے چھوٹے سے ٹوٹ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. ممس آپ کو پتہ ہے کہ بہت ایک تکلیف دہ مرض ہے، بہت زیادہ، اور اس کی بہت کیئر کرنی چاہیے کہ ممس نہیں ہو تو زیادہ بہتر ہے. تو اس کے ساتھ جب بچہ چڑچڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بہت پیار سے ہلکی غذا دیجیے، جیسے ساگودانہ دیجیے. آپ اس کے لیے پورج بنا کر دیں بچے کو، جوسز کا استعمال کرائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب بچہ میزلس کے دور سے گزر رہا ہو تو ٹھنڈی چیزوں سے ایوائڈ کریں. اس وقت بچے کا اس کو جلن ہو رہی ہوتی ہے، مرچیں لگتی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں لیں، ٹھنڈے سے مشروب پیے. تو اس وقت کوشش کریں کہ بچے کو ٹھنڈی چیزوں سے بچائیں اور اس کو موٹیویٹ کریں پیار سے، محبت کے ساتھ. اور یہ سینیریو بہت لمبا نہیں ہوتا، 3 دن 5 دن یا 7 دن، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اس وقت بچے کو آپ ایکسٹرا کیئر کریں. ایبسلیوٹلی. رانی آپا، ناٹ جسٹ دا چائلڈ، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مدر ہوتی ہے اس کی امیونٹی بھی بہت لو ہوتی ہے. عائشہ، یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. پوسٹ ڈلیوری اب آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری ینگ خواتین، حالانکہ دے ہیو ٹو نرس، دے ہیو ٹو لک آفٹر اے بیبی، ویری فریکوینٹلی دے آر گیٹنگ چکن پاکس، یا تو وہ کانٹریکٹ کر لیتی ہیں اپنے ہاسپٹل یا کلینک کے اندر. میزلز، یعنی اگر انہوں نے بچپن میں یہ بیماریاں نہیں ہوئی ہیں، بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کہ بیبی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ہو جائے. مدرس کو کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ مدرس کو سب سے پہلے تو امپورٹنٹ بات یہ کہ ہمارے یہاں جو ٹھنڈے گرم والے کانسیپٹ سے ماؤں کو ڈرا دیا جاتا ہے وہ نہ کریں. سب سے امپورٹنٹ ہی وہ چیزیں ہیں جو بچوں کے اور ماں کا اسپیشلی جو ان کے آئرن لیولز کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا کا ہے، یعنی کہ خون کی کمی. اور جہاں پہ یہ کمی ہو جاتی ہے وہیں پہ ماں پھر پکڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو انڈا اور گوشت یہ بیسک ایسی چیزیں ہیں، اور دودھ، ٹھیک ہے، یہ ماں کو تو پرووائڈ کرنی ہی کرنی ہے. تو اگر اس کی ڈائٹ میں صبح ناشتے میں انڈا پرووائڈ ہو جاتا ہے، دودھ کا استعمال صبح شام وہ کرتی ہے، اور دن میں ایک دفعہ ماں کو گوشت ہم پرووائڈ کر کے دیتے ہیں کہ دیکھیں وہ تو ابھی اس مسئلے سے وہ گزری ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی اس کے گھر میں بزرگ خاتون ہیں یا جو اس کو ہیلپ کرنے والے ہیں انہوں نے ہی اس کا خیال کرنا ہے. اگر 15 دن بھی ماں کو اچھی ڈائٹ مل جاتی ہے تو الحمدللہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو بھی بنا اور پہلے ٹائم میں آپ ٹو مچ کرنے کی کوشش نہ کریں. اب تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے ویسٹ میں انہوں نے باقاعدہ اس طرح کے سینٹرز بنائے ہیں جہاں نیو بورن بیبی اور مدر کو آپ ایٹ لیسٹ 10 days 15 days لک آفٹر کر سکتے ہیں. پوسٹ پارٹم آپ ان کا خیال رکھا جا سکتا ہے. پھر مدرس کی ڈائٹ، اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ پروفیشنل بھی ہیں تو بڑی تیزی سے کام کی طرف واپس آنے کی کوشش نہ کریں. لیکن ایک انسان جس کو یہ چھٹی نہیں ملتی ہے وہ ہے مدر، اور ہماری شیف قرۃ العین جو کہ پھرتی سے اپنی جلدی جلدی ریسیپیز بنا رہی ہے. میٹھا آپ آلریڈی بنا بھی چکی ہیں، یہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں سپیڈ. اس کا مقابلہ کریں نا، قرۃ العین سپیڈ اب ایک نیا ہم نے اصطلاح بنائی ہے. اچھا جی، بتائیں کیا کیا ہوا ہے؟ کوئک ڈیزرٹ ہے یہ، اس لیے میں بہت جھٹپٹ لے کے آئی ہوں تاکہ افطار میں آپ کو زیادہ محنت نہ کرنی پڑے. اس میں نیچے میں نے بیس میں کیک سلائسز لگائے اور اس کو میں نے سوک کیا ملک، کنڈینس ملک اچھی طرح مکس کرنا ہے، اور کوکونٹ، کرش کوکونٹ ٹھیک ہے ڈال کے اچھی طرح مکس کر کے اس کو اچھے سے سوک کر دینا ہے.
सोक करके आपने 15 मिनट्स फ्रिज में भी रख देना है, और सोकिंग के लिए मिल्क बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। और उसके बाद मैंने क्रीम ली, अपना रूह अफ़ज़ा डाला, रूह अफ़ज़ा को मिक्स किया, फिर मैंने ये मिक्सचर जो है ऊपर स्प्रेड कर दिया, फिर आप इसको रेफ्रिजरेट कर दें और चिल्ड करके आप सर्व करें। अच्छा, और इसको चाहें तो स्ट्रॉबेरीज या किसी जिसे गार्निश भी कर सकते हैं में ना? हम गार्निश करेंगे, थोड़ा सा ये चिल्ड हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने बीफ बर्गर के लिए जो कीमा मैरिनेट किया हुआ है उसको थोड़ा सा टाइम देना है आपने, हाफ आवर तो मैरिनेशन का टाइम देना है आपने। वो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, उसके लिए जो सॉस यूज़ होगी हमने मायोनीज़ में डालना है कनौर की चिली गार्लिक सॉस, क्योंकि कनौर की सॉसेस जो हैं हमारी इफ्तार की टेबल को बहुत मज़ेदार बना देती हैं, क्योंकि रियल टोमेटोज़ के साथ ये बनी हुई है। तो इसमें कुछ अच्छा, इसमें तो रियल गार्लिक भी होगा ना? टमाटो का जिक्र नहीं हो रहा है, इसमें गार्लिक भी असली है। गार्लिक भी असली है, बिल्कुल। हम मायोनीज़ में चिली गार्लिक डालेंगे, मस्टर्ड पेस्ट डालेंगे और हैलीपिनोज डालेंगे, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर डालेंगे और हॉट सॉस डालेंगे। हमारी अच्छा, बेचारी हैलोपिनियो हमें क्या कहती है? यानी हम जो इतनी ज़्यादा हरी मिर्चें और लाल मिर्चें खाने वाले, ये तो बेचारी सिरके में डूबी हुई प्यारी सी मासूम सी होती है। और मुझे हैरत होती थी जब भी हम ट्रैवल करते तो अंग्रेज़ों को इससे भी मिर्चें लग जाती हैं, लेकिन बहरहाल हमें बहुत मज़े की लगती है। हम तो उसको एज अ पिकल या एज अ कॉन्डिमेंट ले रहे होते हैं। अच्छा जी, आई लेट यू गेट ऑन विद इट। मुझे ये बताया, अभी खोपरे का यहाँ पे जिक्र हो रहा था रानी, यहाँ पर मुंह में अगर छाले हो जाए, अल्सर्स हो जाए, उसमें खोपरा कैसे हेल्प करता है? खोपरा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बल्कि अगर कच्चा नारियल उस वक्त ले लिया जाए तो यानी विद इन डे ही आपके जो अगर मुंह में छाले हो गए हैं, ज़बान कट रही है, तो अल्लाह के फजल से देखिए उसमें एक ऑयल भी होता है और एक मिल्क भी होता है। सही। अल्लाह ताला ने खोपरे को बहुत ज़्यादा ताकत दी है, और उसका इस्तेमाल अगर जिनका मुंह की कोई भी प्रॉब्लम है और अगर कच्चे नारियल का अगर इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो जो ड्राई नारियल है हमारे पास वो इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ ये कि मुंह की ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है, मुंह में छाले पड़ गए हैं, मुंह में कट्स आ रहे हैं, हर चीज़ ठीक हो जाती है। रानी आपा, आपके आते ही ना भरमार एक लाइन लग गई लोगों के सवालों की, और हम आपको बहुत मिस कर रहे थे। थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला। अच्छा जी, गौहर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे गौहर भाई से कलाम भी सुनेंगे और मज़ीद आपके सवालात को शामिल करेंगे। देखते रहिए बाराने रहमत। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और गौहर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला भी चल रहा है जिसमें आपके लिए हैं मुफीद टिप्स और यकीनन जो आजकल की सूरत हाल है जो भगदड़ है। अच्छा, थोड़ी देर पहले हम जो बात कर रहे थे कि बड़ा तेज़ी से रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसकी मुनफरिद बात होती है ना, मुझे लगता है एक ठहराव आ जाता है हमारी ज़िंदगी में। हम बेसिक्स की तरफ चले जाते हैं। आम दिनों में शायद भगदड़ की वजह से हमारी तरजीहात में हमारी नमाज की पाबंदी या नमाज का वक्त पे अदा करना शायद थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, लेकिन हम जिस तरह की पाबंदी इस महीने में करते हैं, जहाँ हमारा फोकस तमाम उन चीज़ों पे आ जाता है, अल्लाह ताला की खुशनुदी पे आ जाता है, इबादतों के ज़ौक़ पर आ जाता है, और दूसरों की मदद करके अल्लाह ताला से नेकियां समेटने के शौक़ पर आ जाता है, ये इसकी ख़ास खूबसूरती है। और बार बार ये कहा जाता है कि अगर आप इंडिविजुअली अगर ये काम कर रहे हों तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, यानी जो इनफरादी हमारे लिए इबादतें होती हैं उसको फ़ॉलो करना शायद थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन क्योंकि एज अ कम्युनिटी हम ये करते हैं तो हमें 30 दिन के रोज़े भी बड़े आसान लगते हैं। आज वैसे तमाम जो हमारी मसीही बरादरी है उनको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। आज गुड फ्राइडे है, संडे के दिन वो अपना ईस्टर भी मनाएंगे, तो यकीनन एक मजहबी हम आहंगी और यकीनन एक जो रिवायतें हैं एक दूसरे के साथ भाईचारे की, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस की, उसको भी लेकर चलना है। तो तमाम मसीही बरादरी को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा जी, हमारे साथ रानी आपा मौजूद हैं और आपके मुख्तलिफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मीज़ल्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। खसरा की बीमारी नज़र में आ रहा है कि इस गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा फैल रही है। 5 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके लिए ख़तरा ज़्यादा होता है, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। नईम साहब, ओवरऑल सिनेरियो क्या है इस वक्त? कितने केसेस सामने आए हैं सिंध भर में और इसके लिए अब क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? इसमें तकरीबन जो इस वक्त करंट जो क्वार्टर चल रहा है हमारा, इसमें तकरीबन कोई 2400 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं पूरे ऑल ओवर सिंध। तो इसमें भी लास्ट वीक हमारी सेक्रेटरी हेल्थ रेहान बलोच, मैडम मिनिस्टर अजरा पेचू साहब की निगरानी में एक मीटिंग हुई, तो हमने जो क्रैश एक्टिविटी का प्रोग्राम लॉन्च कर दिया लास्ट मंडे से, और हमारे जो कराची डिवीज़न के 7 डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं वो डेली क्रैश एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और जिन बच्चों को जो ज़्यादा ख़तरे में हैं और जहाँ से केसेस रिपोर्ट, यानी जहाँ से एक केस रिपोर्ट होता है तो उसके इर्द गिर्द के तकरीबन कोई 100
ہاؤس ہولڈ جو ہے وہاں جو ان بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں ان کو خطرے میں ہوتے ہیں، ان کو ہم ویکسینیٹ کرتے ہیں. ہمارا ویکسینیٹر ہماری ٹیم جا کے ان کو ویکسینیٹ کر رہی ہیں. پھر جہاں ضرورت ہے بوسٹر ڈوز کی ان کو بوسٹر ڈوز لگایا جا رہا ہے. اور دیکھا ہے اس میں یہ کیا کہ کافی سارے بچے ایسے ہیں جن کو کوئی ویکسین ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے ہمارے لیے کہ لوگ اس بات کو سمجھیں، جو ہماری فیملیز ہیں، جو مدرز ہیں، فادرز ہیں، وہ اپنے بچوں کو ٹائملی ویکسین لگوائیں. اور خاص کر اس قسم کے جب آؤٹ بریکس ہوتے ہیں، یہ سچویشن ہوتی ہے، میزلز از لائک اے جنگل فائر، اور یہ بہت تیز سے پھیلتی ہے، بہت ہائیلی کنٹیجیس ہے. اچھا تو بہت پرانی بات نہیں نعیم صاحب، ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی کرنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا کہ پنجاب بھر میں نمونیا بڑی تیزی سے پھیلا تھا جب ابھی سردی کے معاملات تھے، اور بہت سینکڑوں بچوں کی اموات اس سے واقع ہوئی تھی. اس میں کیا لرننگ تھی، اور پھر آپسی روابط یعنی انٹر پروونشل اس میں پھر اسٹریٹجی کیسے بنائی جاتی ہے؟ دیکھیے وہاں جو فیکٹر تھا وہ تو اسموگ تھا، اس کی وجہ سے نمونیا بہت کیسز وہاں رپورٹ ہوئے. اور ہمارے ہاں چونکہ ہاٹ کلائمیٹ ویدر ہے سندھ کا، ہیومڈ بھی ہے، کراچی کو دیکھیں تو یہاں اس قسم کی چیز تو نہیں. بٹ یہ جو میزلز والے کیسز اس میں کمپلیکیشنز میں نمونیا بھی ہو جاتا ہے. اور اب تو باقاعدہ مائیکارڈیل اور کارڈیومائیپیتھی بھی رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ ایک اس کو بہت خطرناک بیماری ہے میزلز. اس کو ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا. اور خاص کر جو بچے ابھی تک ان ویکسینیٹڈ ہیں، ہمارے سینٹرز اویلیبل ہیں پورے آل اوور سندھ، کراچی میں ہر جگہ، اربن رورل سینٹرز میں ہیں. اس کے علاوہ ہماری ٹیمز ہیں، آؤٹ ریچ ٹیمز ہیں، ویکسینیٹرز ہیں ہمارے. نعیم صاحب تھوڑی سی اس میں وضاحت چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ وہ طبقہ جو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ کئی دفعہ ایک تو ہوتا ہے آگہی کی کمی، آپ نے اس کو امپورٹنس نہیں دی، وہاں پہ یقیناً ہمارا پروگرام اور یہ جو ایک میس کمیونیکیشن ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کا مسئلہ افورڈیبلٹی ہے، جن کو لگتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ ویکسین کرانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے یہ فری آف کاسٹ ویکسینیشنز موجود ہیں؟ جی بالکل، گورنمنٹ کی طرف سے فری آف کاسٹ ویکسین ہے. گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایئرلی 5 بلین روپیز یہ ویکسین پروکیورمنٹ پہ خرچ کرتی ہے، اور یہ بالکل فری ہے. اور جو پرائیویٹ سینٹرز ہیں وہاں بھی ویکسین گورنمنٹ کی ہوتی ہے. گورنمنٹ پرووائڈ دا ویکسین آل اوور دا پرائیویٹ سینٹر ایز ویل. تو پرائیویٹ سینٹرز میں گورنمنٹ کے اپنے سینٹرز ہیں، اسی طرح دوسرے جو صحت کے مراکز ہیں جہاں کہیں بھی ویکسین ہے وہ گورنمنٹ آف سندھ، کیونکہ اس میں کولڈ چین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہ انٹرنیشنلی پروکیور ہوتی ہے، فیڈریشن کرتی ہے، اس کے بعد پھر پروونس میں آتی ہے. تو یہ جو جب ایئر لفٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد کولڈ چین وہیکلز ہوتی ہیں جن میں اس کو پھر کیریئر ہوتے ہیں اس کے کولڈ چین والے، تاکہ اس کی جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یعنی یہاں پہ یہ بات اہم ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحت کو اپنی ترجیح بنائیے. یہ والا ایکسکیوز اب ہم استعمال نہیں کر سکتے. آپ آج کی دنیا میں رہتے ہیں، انٹرنیٹ چاہے اسمارٹ فونز ہوں، گیجٹس ہوں، ان سے آپ کنیکٹڈ ہیں، ٹیلی ویژن، ریڈیو، تب سب جگہ پہ آپ کو یہ انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ جو پہلے 1000 دن ہیں بچے کی زندگی کے وہ بڑے اہم ہیں، اور اس میں ان کو یہ اہم ترین ویکسینز، اگر آپ کا بچہ 5 سال کی عمر کے کم ہے تو اس کو ضرور دیں. رانی آپا آپ کے لیے سوال آیا ہے. اس وقت ہم نے آلموسٹ سب سے کیا تھا، میں تو اس دفعہ جب رمضان کے ٹرانسمیشن کی شروعات کی تو گلا بیٹھا ہوا تھا، اور شام کے وقت جب روزہ کھلنے والا ہوتا ہے میں سارے چینلز پہ گھوم کے دیکھوں کیا کوئی ثنا خواہ ہوں گے، کیا کوئی ہوسٹ ہوں گے، جتنے علماء ہیں سب کا بول بول کے گلا بیٹھا ہوا ہے. تو ذرا اس کے لیے کچھ تمام لوگوں کے لیے جن کا رمضان میں گلا بیٹھا ہوا ہے یا سال میں کسی وقت بھی گلا بیٹھا ہوا ہے، تو بالکل کچھ پریشان ہونے کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہوتی. انیشلی جیسے ہی گلا بیٹھا ہے، خراب ہو رہا ہے، بار بار آواز بولتے ہوئے آواز آپ کی مسنگ ہو رہی ہے، کچھ بھی نہ کرے، سمپل ایک ادرک کا ٹکڑا لے لیجئے اور اس کو باریک باریک کاٹ کر کرش کر لیں یا کاٹ لیں. 1 کپ پانی میں 2-3 بوائل دیجئے، یہ نہیں پکا پکا کے پاگل ہو جائے. ڈالیں 1 کپ میں 1 انچ کا ٹکڑا کرش کر کے 1-2 بال آئے جس طرح چائے میں آتے ہیں، چھان لیں. اور گرم گرم اگر حسب ذائقہ اس میں شوگر ملانا چاہیں، گڑ ملانا چاہیں، آپ چینی ملانا چاہیں ملا لیں اور گرم گرم پی لیجئے. سو آج کل رمضان ہے، 1 کپ سحری میں، 1 کپ افطار کے بعد. آپ یقین کریں گلے کی کھچ کھچ کی پرابلم ختم ہو جائے گی ہر ایک کا آج کل، کیونکہ ہم افطار کرتے ہی بہت ٹھنڈا گرم آئلی چیزیں سب کچھ ہی چل رہا ہے، تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اثر آنا ہے. میں جب گھر میں کمپلین کری ہوتی ہوں میرا گلا بیٹھا ہوا تو کہتی ہے اور کھا لو یہ والی، تمہیں چٹنی بھی چاہیے، یہ ساس بھی تمہیں ساتھ میں چاہیے. اچھا ایک چھوٹا سا سوال، اس کے بعد گوہر بھائی کے پاس جائیں گے. رانی آپا مجھے بتائیں کہ ساگو دانہ کی کھچڑی خاص طور پہ کیونکہ بھی خسرہ یا میزلز کا ذکر ہو رہا تھا، کیونکہ اس میں چھوٹے چھوٹے دانے نکلتے ہیں، لوگ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ساگو دانہ کھلائیں، جس طرح وہ آپ کو ہیل کرتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کے تھوڑے فوائد بتائیے گا.
सागुदाना के मैं पर्सनली फ़वाइद आपको बताऊं, सागुदाना वैसे तो एक ऐसी मुकम्मल और ठोस ग़िज़ा है कि जो बच्चे डिफरेंट माएँ अपने जो छोटे बच्चे हैं 3 मंथ से लेकर और 3-4 साल तक बहुत महंगे महंगे उनको सीरियल देती हैं। अब पहले ज़माने में जैसे हम लोग थे तो सूजी का हरीरा बना कर देते थे, दलिया बना कर देते थे, खिचड़ी देते थे, लेकिन अगर सागुदाना आप देख लें, मैं सागुदाना के फ़वाइद पर रोशनी आपको डाल ही नहीं सकती, इतने फ़वाइद हैं कि अगर आप अपने बच्चों को दें, आपके बच्चों का दिमाग तेज़ होगा। अच्छा, एक और, सबसे पहले सागुदाना जब पका रहे हैं तो पकाने में कोशिश करें कि दूध ना डालें, अच्छा, सॉलिड आप उसको सागुदाना दें। आपके बच्चे की ग़िज़ा का अहम तरीन हिस्सा आप उसको 3 बार पेट भर के खिलाइए। आपके बच्चे की हड्डियाँ मजबूत, आपके बच्चे का दिमाग मजबूत, आपके बच्चे की कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी, ज़बरदस्त, आपके बच्चे की हाइट बढ़ेगी। वो माएँ जो परेशान होती हैं कि उनके बच्चे बहुत स्किनी हैं, माओं को शौक़ होता है कि बच्चे फूल जाएं, सागुदाना देकर देखिए, आप प्याला भर के अपने बच्चे को अच्छा, मुझे तो उसकी दे बड़े एक दीजिए। मज़ेदार वो लगती है, वो जो एक ट्राइफल की तरह की होती है ना, कि आप कस्टर्ड छोड़ें या थोड़ा सा कस्टर्ड भी आप उसमें मिला सकते हैं। बल्कि कुरत ये बनाते हैं कल हम ना सागुदाना और रूह अफ़ज़ा के साथ जो एक डिज़र्ट बना सकते हैं ना, जिसके अंदर जेली भी हो, तो क्या बात है। इट्स माई एब्सोल्यूट फेवरेट, और इस मौसम में तो वो ठंडी ठंडी बहुत ही अच्छी लगती है। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जिन माओं के बच्चों की हड्डियां कमज़ोर हैं, वो ये समझ लें कि उनकी हड्डियों के लिए टॉनिक है। आपका बच्चा गिर गया, खुदा ना खासा आप ये समझते हैं कि बच्चे की हड्डी में फॉल्ट आ गया, और बड़ा मज़ेदार टॉनिक है, यानी इसको अगर आप प्रेफर करना चाहें किसी और चीज़ से, ये बड़ी से बड़ी हड्डी जोड़ देता है मुस्तकिल सागुदाने का इस्तेमाल। क्या बात है, वी आर गोइंग टू गेट टू दैट। बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम पढ़ा, और ख़ास तौर पे अब हम वेलकम करना चाहेंगे तमाम उलमाए किराम को। उनका सेगमेंट हमारे साथ होगा, यकीनन आपकी रहनुमाई के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन मैं पर्सनली इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले एक बात ज़रूर करना चाहूँगी कि बड़ी तकलीफ़ होती है। देखें, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है इस रमज़ान में अपने जो ख़दशात हैं, अबहाम हैं, उलझने हैं, ख़ास तौर पर अगर दीनी और शरई मामलात को लेकर हैं तो हम उनको दूर करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी एक कमर्शलिज़म हमें नज़र आ रहा है कि हम जो सवालात उठा रहे हैं उसमें या तो कभी हमें एक मज़ाक का आंसर नज़र आ रहा है, गैर संजीदगी नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये हक़ और इंसाफ की बात नहीं है, ख़ुसूसन जब हम रमज़ान मुबारक के महीने की बात करें। देखिए, आई एम नॉट अ स्कॉलर, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, लेकिन हमें फिर भी पता है कि जैसे हमें बचपन से जिस तहज़ीब का हम हिस्सा हैं कि अगर हमें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है तो हम ठहर जाते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, हम सरों को ढक लेते हैं। बहुत सारी तनकीद के बावजूद मुझे लगता है कि इन रिवायतों को इसी संजीदगी से आप आगे लेकर चलें। जिस किस्म के सवालात किए जा रहे हैं और फिर सवाल के जवाब में जिस तरह ठट्टा लगाकर या हंसी या कहकहे के साथ उसका जवाब दिया जा रहा है, सवाल करने वाला भी सीरियस नहीं है, और सवाल का जवाब देते वक्त भी कभी कभार लगता है कि हम अपने मनसब, अपना जो अल्लाह ताला ने हमें एक मकाम दिया है, हम उसको भूल रहे हैं। हमारे तमाम चैनल्स के पास एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मौजूद होता है मुख्तलिफ़ नौइयत के आपके जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने का, लेकिन खुदारा उसमें जो संजीदगी का पहलू है, जो अदब का लिहाज का पहलू है, उसको मलूज़ ख़ातिर रखा जाए। अच्छा जी, सवालात आपके कोई भी हो सकते हैं, सवाल हम भी करते हैं, सवाल करने से इंसान पहचाना जाता है, लेकिन सवाल इस लेवल का कीजिए कि आपकी फ़िक्र, आपकी सोच उससे आया हो कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जगाए रखती हैं या किन मामलात का आप हल तलाश करना चाहते हैं। इसी दुआ के साथ कि हमें अल्लाह ताला जो ज़िम्मेदारी देता है, जो मौका देता है, हम उसके साथ इंसाफ कर पाएंगे। आइए इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तमाम उलमाए कराम को जो हमारे साथ आज मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ आज मुफ्ती साद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद अरबार मूसवी साहब, आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जी मेरे साथ रूहानी स्कॉलर रिसर्चर मिसेस शाह मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मिसेस शाह आपकी मौजूदगी का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आप सबकी बहुत फेवरेट, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं और जितने आसान अल्फाज में और बड़ी गहरी बातें बता देती हैं कि इनका ही ख़ासा है। हमारे साथ मौजूद है मिसेस इरम ज़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। इरम जी, इसी बात से आगाज़ करूँगी
कुछ सवालात हैं, हमारे पास भी सवाल आया, कॉलर ने पूछा है कि जी शुतुरमुर्ग का गोश्त खाया जा सकता है या नहीं खाया जा सकता है। मुझे उस वक्त भी बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चले एक मासूमियत के साथ एक सवाल किया गया, और यकीनन ये बाद में मैंने सोचा, मैंने कहा मेरे जहन में भी ये सवाल है, क्योंकि नोश लोग कर रहे हैं, हलाल है या नहीं एक संजीदा सवाल बनता है। लेकिन जो दूसरी बातें की जा रही हैं कि जी मेरा रिश्ता फ़लाने शख्स से क्या है, या अगर ड्रामा में कोई चीज़ होती है तो उसका रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, क्या ये हकीकतन हो रहा है, क्या ये संजीदा है या नहीं, आपका क्या रिस्पॉन्स है, क्या रिएक्शन है इस तरह के सवालात को सुनकर? या आपको भी इस वक्त कोई कॉलर अगर कॉल करके कोई गैर संजीदा सवाल करता है तो क्या महसूस करती हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखो सिद्रा, हर शख्स की ना अपनी एक सोच है, वो उसी सोच के मुताबिक अपने सवाल जो है वो तय करता है। अब देखो ड्रामों का या मीडिया का एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, हमारी फैमिलीज़ के ऊपर, हमारी पसंद नापसंद के ऊपर। चीज़ें बदल जाती हैं, घरों में लोग अपने ड्राइंग रूम्स चेंज कर लेते हैं कि यार उस वाले प्ले में वो बड़ा ये अच्छा कलर लग रहा स्कीम था, अच्छी ये लग कलर रही थी। स्कीम बहुत हाँ, अच्छी थी, चलो सही। ये कर लें। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अच्छा कभी कभार ड्रामे देख के इट्स ट्रू कि आपके जहन में एक सवाल आता है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम एक ये हो गई है, हम लोगों ने जानना छोड़ दिया है, हमने खुद से पढ़ना छोड़ दिया है। देखो सरकार अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक जो मफ़हूम है कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपनी सुन्ना। अगर इनको थामे रहोगे तो ना तफर्रुक़े में पड़ोगे, ना भटकोगे, ना बर्बाद होगे। हमने ये दोनों चीज़ें तो साइड पे रख दी हैं। अब हम चाहते हैं कि कोई हमें दो लफ्ज़ों में बता दे कि जी इस आयत का क्या मफ़हूम है। थोड़ा सा अगर हम वक्त निकाल लें और अल्लाह ताला की दिए हुए अहकामात को पढ़ने की कोशिश करें तो हम फिर इन सवालात से बच जाएं। ड्रामे, अब अगर तुम ड्रामा बनाने वाले से पूछो तो वो कहेगा कि भाई हम आपकी तफरीह के लिए बनाते हैं, हम ये मौजू माशरे में से उठाते हैं। अच्छा इट्स ट्रू कि समटाइम वो मौजू माशरे में से ही उठ रहे होते हैं, वो तमाम बुराइयां हमारे माशरे में मौजूद होती हैं, लेकिन वो बहुत सारे सवालात छोड़ जाती हैं कच्चे जहनों में कि जो ड्रामों को अपनी ज़िंदगी में बहुत असल समझते हैं। मतलब कभी देखो कोई कैरेक्टर मर गया तो रोना धोना मच जाता है कि लगता है कि जैसे वो हकीकत में मर गया, जबकि वो एक कैरेक्टर की मौत हुई होती है। लेकिन उस मौत का इतना गम मनाया जाता है, चाहे ड्रामा हो चाहे मूवी हो, कि वो कई दिनों तक चलता है कि इसको नहीं मारना चाहिए था यार, इसको क्यों मारा, इसको नहीं मारते उसको मार देते क्योंकि वो कैरेक्टर हमें पसंद नहीं था। ये इन्फ्लुएंस अपनी जगह मौजूद है। अब हर चैनल के पास बड़ी माजरत के साथ जो भी प्लेस बनाते एक मुफ्ती इकराम अपॉइंटेड होते हैं। ये भी सारे मेरे जो नाजरीन हैं वो ये बात सुन ले, हर बड़े चैनल और छोटे चैनल का अपना एक मुफ्ती होता है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें कि जिन पे आवाम सवाल उठाती है, बाकायदा वो समझो कि वो उनका सेंसर बोर्ड होता है। पहले वो स्क्रिप्ट उनके पास जाता है, वो उसको क्लैरिटी देते हैं, वो उसको क्लियर करते हैं नहीं, कि हसास मौज़ूआत पे, ताकि किसी की दिल आज़ारी ना हो, कहीं कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। जैसे हर चैनल का एक एडिटोरियल होता है, इदारिया होता है, सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर मुझे लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल एक कंटेंट को मैं कहती हूँ ओवरव्यू करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम सब कहीं ना कहीं हमसे गलती हो सकती है। हर सब्जेक्ट के हम एक्सपर्ट नहीं होते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अगर कोई सियासी प्रोग्राम हो रहा हो और उसमें कोई आइनी गुफ्तगू हो रही हो, आइन के मुताबिक हो, तो आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर चाहिए होता है ताकि वो आपको गाइड कर सके कि उसके तकाजे क्या हैं। इसी तरह जहाँ दीनी मामलात हों, बेशक वो माशरत से जुड़े हुए क्यों ना हो, उनको फिल्माया जाना, नहीं फिल्माया जाना, किस तरह से फिल्माया जाना, उसके लिए यकीनन जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, जो उल्मा हैं, जो मुफ्तियान हैं, उनसे रुजू करना बहुत ज़रूरी है। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं सैयद अरहान अली बात कर रहा हूँ कराची से। जी अरहान, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कुछ दिनों पहले आपके प्रोग्राम में सवाल किया था, जो मेरा काफ़ी एक बड़ा मसला था वो, लेकिन वो आपके मुफ्तियान कराम ने बड़े अच्छे से मुझे समझाया और उसको डील किया। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, अभी आपने जैसे अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ सवालात हो रहे हैं और वो फिर उसको सारी चीज़ें हो रही हैं। अब एक बड़ा मसला चल रहा है वही ड्रामों में निकाह का। अब मैंने जितने भी चैनल्स पे देखा है उसमें यही बताया जा रहा है कि भी ड्रामे में होने वाला निकाह वो असली होता है और ड्रामे में होने वाली तलाक वो भी रियल में होती है, मतलब असली होती है। तो अब मेरा जो सवाल है वो ये पॉइंट है कि उसमें फिर जो हक महर रखा जाता है उसमें फिर जो और जो निकाह की शराइत होती हैं, जहेज होता है, क्या वो भी सब इसी में काउंट होगा? मतलब सब वो भी असली में ही होगा जहेज वगैरह? और जो निकाह अगर असली हो गया तो जो हक महर है, जहेज है,
और वो जो करोड़ों रुपए रखते हैं, क्या वो मिलते हैं उनको फिर असली में या नहीं मिलते? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया। लेकिन पहले आपके जो सवाल का पहला हिस्सा है उसकी वजाहत कर सकूं कि मैंने जब इस पे बैकलैश आया, लोगों ने फिर उसको हर तरीके से देखा, क्योंकि उलमा इकराम ने यकीनन इस बात की वजाहत की कि क्यों वो समझते हैं मुसद्दिका अहदीस मौजूद हैं जिसमें कहा जाता है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें संजीदगी और अजराहन मजाक इसका आप फ़र्क नहीं कर सकते। बिलखुसूस अगर तलाक़ और निकाह के मामलात हैं वो बहुत ही संजीदा मामलात हैं, उसमें कोई टोपी, कोई ड्रामा, कोई मजाक इस तरह का नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल जी इस पे भी वजाहत की गई कि मसालिक का फ़र्क है। फ़िक़्ह हनफिया में जितने मैंने उलमा को सुना उन्होंने कहा कि जी ये निकाह हो जाता है और ये इसमें यानी इट इज़ क्रेडिटेड। लेकिन अगर हम बात करें अहले तशरीह हज़रात की, उन्होंने कहा कि फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ये निकाह नहीं होता। तो यहाँ तक की तो बात थी, इसको मज़ीद इस पर क्लैरिटी ले लेते हैं। अरबाब साहब आपसे इस पर रुजू करना चाहूँगी, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ये निकाह जो ऑन एयर या ड्रामों में होता है वो नहीं होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत इस पे वाज़े और क्लियर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस्लाम ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से ड्रामों से इस्लाम ले लिया, हमने कहीं डाइजेस्ट से इस्लाम ले लिया। हम फ़िक़्ह जाफ़रिया का कहना, फ़िक़्ह जाफ़रिया यानी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से तीसरे चौथे बेटे हैं उनके, और शरीयत कुल उतरी है अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। अब ज़ाहिर है, और ख़ुद पैगम्बर फरमाते हैं, पहले तो खुदावंद मुताल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में बताते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, नहीं बोलता मेरा हबीब उस वक्त तक जब तक वही नाजिल ना हो। वो हबीब कहता है अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद, हम सब के सब, ये जो मेरे 12 खुलफा हैं सब के सब मोहम्मद हैं। अब अगर हम फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात करें तो समझे फ़िक़्ह मोहम्मदी है, और फ़िक़्ह मोहम्मदी के अंदर वाज़े मौक़िफ़ है कि जब तक सीगे सही तरीके से, वो भी अरबी ज़बान में, ना पढ़े जाएँ उस वक्त तक वो निकाह नहीं होता। तो उसके बाद एजाब और कबूल होना चाहिए। जो मसलन मैं किसी से अगर निकाह करता हूँ तो जब सीगे पढ़े जाएंगे तो मैं आखिर में एक लफ्ज़ कहूँगा कबिल तू, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ इन तमाम शराइत के मुताबिक। और ऐसी कोई चीज़ ड्रामों के अंदर नहीं होती, सिर्फ बताया जाता है कि भाई मौलाना बैठ गए, एक इधर ये निकाह हो रहा है और उसके बाद दुआ हुई, भाई निकाह हो गया, तो ये निकाह नहीं हुआ। और ना ही इस तरीके से तलाक़ के तो जो मसाइल हैं फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर निकाह से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरबाब भाई आपका मौक़िफ़ इस पे आ गया बड़ी क्लैरिटी के साथ। साद भाई इस पे आपके भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू चाहूँगी। और सबसे बढ़कर ये कि ड्रामों में तो नाम भी फ़र्ज़ी होते हैं, कैरेक्टर्स ही फ़र्ज़ी होते हैं, तो फिर क्यों कुछ उलमा इकराम की ये राय है कि ये निकाह फिर भी हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी इजाज़त हो मैं 2 से 3 मिनट तक इसको ओवरव्यू एक बात बिल्कुल शॉर्ट करके। जी, सबसे पहले मैं 2 चीज़ें इस बात पर कहूँगा कि जब से ये चीज़ मंजर आम पर आई है, आप तमाम ने देखा होगा कि बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे लोग इस पर एक इस तरह वीडियोस बना रहे हैं जो मीम्स की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं कि हमारे तो ड्रामे में इतने निकाह हो गए। जी, एक बात हमेशा मलूज़ खातिर रखा जाए कि जब कोई इस्लामी बात हो ना और उसको फिर इस तरह मजाक उड़ाना, उलमा का इख्तिलाफ हर दौर में रहता है। उन्होंने एक अपनी राय पेश कर दी, उसके ऊपर इतना मजाक उड़ाना, इस चीज़ को एक दीनी चीज़ को एक तफरी का चीज़ बनाना तो एक बड़ी एक बुरी बात है। दूसरी मैं एक बात कहूँगा, हमारे यहाँ इस चीज़ को फिर एथीस्ट अप्रोच इस्तेमाल करते हैं। मैं क्योंकि उस ग्रुप्स में हम कल से देख रहे हैं कि उलमा में तो इतना इख्तिलाफ है, ये तो तलाक पे नहीं जमा हो सकते, ये तो निकाह पे नहीं जमा हो सकते। तो जिस दीन में इतना इख्तिलाफ हो उस दीन को देखें। याद रखिए, कभी उलमा का इख्तिलाफ तौहीद पर नहीं है, कुरान पर नहीं है, रिसालत पर नहीं है, जो आपके कोर एसेंस हैं। ये जो तलाक, निकाह, ये वाले मामलात हैं, इसमें तमाम फ़िक़्ह एक अपने नज़रियात हैं जिन्होंने उनको कुरान और हदीस से लिए। अब इस पर जब तीसरी बात निकाह हो जाता है या नहीं हो जाता, इस पर मैं मुख्तसरन एक बात कहूँ। एक तो आपको पता है ये फ़िक़्ह हनफी ने इस बात को इतना सख्त क्यों करार दिया है? क्योंकि निकाह और तलाक कभी भी कोई मजाक का मौजू रहा नहीं। हमने इसको ना बड़ा, अभी लोगों को इतना अजीब लग रहा है, ड्रामे में निकाह कैसे? आपने निकाह को इतना ईजी समझ लिया है कि आप कभी भी किसी गैर मर्द और गैर लड़की को बिठाकर ड्रामे में भी उनका निकाह करवा दें, इतना एक पाकीज़ा रिश्ता उनका करवा दें। ज़रा ये इस अंदाज से भी सोचिए। और आप याद रखिए कि जिस तरह हमारे ड्रामों में बड़े आम फहम के साथ ना तलाक तलाक लफ्ज़ मशहूर कर दिया है, तो ये चीज़ें जब आप एक चीज़ देखते हैं ना तो वो आपके ज़बान पर आ जाती हैं। इसलिए हमारे माशरे में आज तलाक का रेशो भी ज़्यादा बढ़ रहा है। जो इमाम आज़म इमाम हनीफा ने जब ये चीज़ इतनी इसको की कि मजाक में भी हो, इसके अंदर भी हो, इसको नहीं करनी चाहिए ताकि लोग इससे दूर रहें। और
संजीदा ना हो जाए। और इस जी। सवाल का मुख्तसरन जवाब ये कि ड्रामे के अंदर नाम फर्जी होते हैं, जी। वालदैन के नाम फर्जी होते हैं, वो एक एक्ट होता है, वो एक स्क्रिप्ट होता है। मुझे लगता है उन उलमाए कराम को उस वक्त ये नहीं बताया गया होगा कि उसमें गैर नाम के साथ होता है, तो फिर नहीं होता। लेकिन उसी नाम के साथ इजाब कबूल करवाए जाए और उसी नाम के साथ उनके वालदैन का नाम भी हो और इजाब कबूल हो, इंटेंशन, तो फिर निकाह हो जाएगा। लेकिन फर्जी नाम के साथ जो आपने दूसरी बात की ना, उनका इशारा हो सकता है, जबकि एक ज़माने में रविश हुआ करती थी कि मॉर्निंग शोज में शादियां कराई जाती हैं, जो कि फर्जी नहीं होती थी, यानी पूरा सेटअप फर्जी होता था, लेकिन वो इंसान जिसकी पूरी सेरेमनी दिखाई जा रही होती तो वो खुद होता था और उसी का नाम इस्तेमाल होता था। मेरे ख्याल में वहाँ ये अप्लाई होता है। आपने वहाँ पे निकाह हो देखिए, मैं आपको हमने निकाह को मजाक, आप पेपर मैरिज आपको पता है बाहर मुल्कों में किस तरह होता है, कर लिया थोड़ी देर, ये मजाकन चीज़ नहीं है। इसको अगर मीम्स में भी हम लेकर आ रहे हैं तो ये बात बिल्कुल मौजूद है, ये कोई मजाकन चीज़ नहीं है। मॉर्निंग शोज़ में बुलाकर आपने निकाह करवा दी, उसके बाद तो इस चीज़ को रोका जाए, इसको बिल्कुल फ़रोग़ नहीं दिया जाए। हमारे ड्रामों में भी अगर ये चीज़ उठी है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, इससे भी एहतियात करें, करनी चाहिए अगर इख्तिलाफ का इससे रिलेटेड फिर कई और चीज़ें, जैसे साद भाई ने कहा कि हमारे अनफॉर्चुनेटली इस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे क्योंकि ये अहम इश्यूज़ हैं, यानी हमारी माशरत से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। नंबर 1 जी, मौसीकी से रिलेटेड एक सवाल हमारे पास आया। मिसेस शाह, ये सबसे पहले आपके पास लेके आऊँगी। आम दिनों में जी हम मौसीकी सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, हमारे टेलीविज़न पे भी चलती है। रमज़ान में हम इस पर इज्तनाब करते हैं। कई लोगों ने, जो जाहिर सी बात है थोड़े ओपन माइंडेड है, उन्होंने कहा ये क्या दोगलापन है, ये आपके डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हैं, तो इसको कैसे समझें और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैत अतहार अजमईन। अल्लाह की रहमत है तमाम सुनने और देखने वालों पर। आपने जो सवाल किया इस पे वैसे वजाहत तो उलमाए कराम को देनी चाहिए थी, मगर मैं आपको बताऊं कि रमज़ान इस्लाम का जो भी कानून है, इस्लाम में जो भी ममनू है, जो जायज़ है, नाजायज़ है, जितने भी अहकामात हैं, वो रमज़ान नहीं 12 महीने पूरी ज़िंदगी के ऊपर मुहित होते हैं। तो जो चीज़ रमज़ान के अलावा ममनू है वो रमज़ान में तो समझ लीजिए कि उसका ज़िक्र भी बहुत ज़्यादा गुनाह की बात है। और दूसरी चीज़ फ़कत मौसीकी ही नहीं, मतलब अमूमन अगर इंसान की ज़िंदगी में झूठ का इस्तेमाल है, वो किसी दुकान पे होता है, वो ताजिर है, या वो मीडिया पे है, या दूसरी जगह पर, या किसी ऐसी जगह पर, कोर्ट में, कचहरी में, जहाँ पे भी है, झूठ का इस्तेमाल भी अगर कसरत से, वो कहता है जी मैं रमज़ान में झूठ नहीं बोलता। तो फ़कत मौसीकी ही नहीं, हर वो चीज़ जो दीन में ममनू है वो रमज़ान के साथ मंसूब न की जाए, वो ता हयात मंसूब की जाए। बिल्कुल सही, बहुत अहम आपने इस पर बात की। इरम जी, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगी? मौसीकी आम दिनों में सुनते हैं, इस महीने नहीं सुनते, क्या ये हमारे डबल स्टैंडर्ड्स हैं? सिद्रा, मैं इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कहूँगी, क्योंकि देखो मौसीकी एक हमारे घरों में अब शैतान तो बंद कर दिया जाता है ना, लेकिन वही वाली बात है कि नफ्स इतना गंदा हो चुका होता है 11 महीने कि ये, मैं हमेशा कहती हूँ रमज़ान तो मंझाई का महीना है ना, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब एक नेकी के बदले में 70 नेकियां दे रहा है, तो दर हकीकत ये कमाई का महीना है और आपके गुनाहों को जला देने का महीना है। तो जब आप कोशिश करके कि मैं चलो पूरा 11 महीने तो लगी रहती हूँ दुनियावी कामों में, ये एक महीना मैं अस्कार कर लूँ, मैं अपने रब से जुड़ने की कोशिश करूँ, मैं कुछ नेक काम कर लूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना गफूर रहीम है कि यकीन मानो वो उसकी बड़ाई है कि वो जब चाहे जिसका दिल बदल दे। आप अपनी कोशिश तो करें। अब ये महीना है वो कोशिश करने का। देखो हम लोग मीडिया पे आते हैं, हम बाहर निकलते हैं, हम शोज़ करते हैं, कोशिश क्या होती है कि ज़बान पे ज़िक्र रहे, चाहे दरूद शरीफ की सूरत में, चाहे इस्तग़फ़ार की सूरत में, कि कम से कम, क्योंकि आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, उसके महबूब का ज़िक्र करेंगे तो वो भी इबादत में आएगा। अब मैं अगर घर से निकलूँ और हेडफोन्स लेके गाड़ी में आई हुई हूँ और वो मेरे गाने चलते रहें, तो इट मीन्स कि मैं अपना कीमती वक्त कि जिसमें मैं अपनी नेकियों को 70 टाइम्स ऊपर ले जा सकती हूँ, मैं वो ज़ाया कर रही हूँ। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यार 11 महीने नहीं रुक सकते, तो कम से कम ये 1 महीना रुक जाओ। बिल्कुल उसी तरह जैसे शब मेरात, शब बारात में एक बहस चलती है कि भाई उस रात में आप इबादत ही तो करते हैं, आप अल्लाह का नाम ही तो लेते हैं, आप नेकियां ही तो कमाते हैं, नहीं कमाएंगे कोई मूवी देखेंगे और सो जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप 11 महीने छोड़ दें तो क्या ही बात है। और क्या, अच्छा तुम एक बात नोट करना, जब हम इस महीने नहीं सुनते तो आगे के 1-1.5 महीने भी सुकून से गुजर जाते हैं, और उस वक्त फिर अजीब सा भी लगता है जब आपको इजाफा करूंगी, अगर 1 महीना इज्तिनाब कर लेंगे तो शायद इसकी बरकत से 11 महीनों पर असर पड़ जाएगा। अच्छा जी, तो इसमें जो एक अहम नुक्ता था जो कि मेरे ख्याल में सेंट्रल पॉइंट था कि क्या इस्लाम में मौसीकी ममनू है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, वापस आएंगे क्योंकि इसके हवाले फिर बहुत दिया जाता है। फिर कहते हैं कि तमाम चीज़ें जो तरन्नुम में हैं क्या उनसे उनको मना किया गया है, मौसीकी ही क्यों, और अगर मौसीकी में कोई अच्छी बात की जा रही हो, कोई अच्छा जिक्र हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मिली नगमा है, तो क्या फिर उसके ऊपर भी ये शर्त आयद होती है। इस पर बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल हमने किया था कि क्या इस्लाम में मौसीकी ममनू है, इसके ऊपर काफ़ी बहस होती है। ये यकीनन अगर फ़ोहश और बहुत गैर अखलाकी किस्म के गाने या मौसीकी हैं उसकी तो किसी तरह से भी गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन लोगों ने कहा कि जैसे साज़ीने बजाए जाते हैं या फिर मिली नग़मे हैं या कोई अच्छा पैगाम, अच्छी शायरी अगर उसके अंदर हुई भी हो, तब क्या ऐसे गाने, ऐसे तरन्नुम में प्रेजेंट की हुई पोइट्री, क्या वो भी ममनू है? साद भाई, सबसे पहले ये सवाल आपके लिए। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ इस पे उलमा का इख्तिलाफ है, लेकिन मैं आपको इस हवाले से एक चीज़ बताऊँ कि तरन्नुम में कोई राइमिंग में कोई भी चीज़ हो वो फ़ी नफ्सी हराम नहीं होता। अगर कोई शायरी नुमा कोई चीज़ हो वो फ़ी नफ्सी हराम नहीं होता। राइमिंग वर्ड्स, अगर आप कुरान को भी देखें, कुरान का भी एक तरन्नुम है, उसका भी एक हुस्न है, उसके भी राइमिंग वर्ड्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं ना, मौसीकी की, तो वो इस तरह जिसमें आजकल ड्रम्स, गिटार, इस तरह की चीज़ें और फिर उस पर फहोश चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट हदीस है, मिन हुस्न इस्लामी तर्कु मा ला यानी, इस्लाम का हुस्न ये है कि जितनी लायानी चीज़ें हैं ना, जिससे इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है, ना जिस्मानी फ़ायदा है, ना रूहानी फ़ायदा है, ना अखलाकी फ़ायदा है, इन तमाम चीज़ों को तर्क कर दिया जाए। लेकिन एक जिसमें मैसेज दिया जाए, जैसे इकबाल के जो नज़म है जिसमें कौम को एक उजागर करना हो, या मिली नगमे हैं, इस तरह की कितनी चीज़ें इसको हराम नहीं करार देते। लेकिन इस तरह के गाने जो आपको पता है, जो और जैसे अभी बात हो रही थी, जैसे रम जी ने भी कहा कि कच्चे जहनों के लिए कौन सा कंटेंट होना चाहिए। आप ये देखिए कि कई बच्चे जिनको ना उस गाने के अल्फाज की या उस जज्बे की कोई समझ है, क्योंकि वो तरन्नुम में होता है, वो ज़द-ए-आम हो जाता है, लोग बच्चे सीख लेते हैं। दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू कीप एन आई ऑन। और वहाँ पे मेरे ख्याल में मॉनिटरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रादर देन सेइंग कि क्या चीज़ सही गलत। आप हार्ड लाइन के बजाय आप तरबियत पे ज़्यादा फोकस करें। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं फ़ायज़ा बात कर रही हूँ, आपकी रेगुलर कॉलर। जी फ़ायज़ा। अच्छा सिद्धा, मेरा सवाल जो है वो आपसे, आज 2 सवाल आते हैं जो मैं जिस पर रहनुमाई चाहूँगी आपसे लेना जी। एक सवाल ये है कि हालिया में ही मेरी बहन की शादी हुई थी, तो रुखसती के वक्त उसके सर पर कुरान रखा गया था। तो ये सवाल है मेरा कि उस वक्त जो है वो इख्तिलाफात हो गए थे हमारे रिश्तेदारों में। कुछ ने बोला कि कुरान रखना चाहिए और कुछ ने बोला कि नहीं रखना चाहिए, तो इस पर रहनुमाई कर दें। ठीक है। और दूसरा सवाल आपका? जी बिल्कुल सिद्धा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फैशन ट्रेंड्स जो हैं वो इवॉल्व होते हैं। तो दुल्हनों के जो दुपट्टे होते हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी होती है, कहीं कबूल है लिखा होता है, कहीं नाम लिखा होता है और दीगर कलमात भी उसमें लिखे होते हैं। तो ये क्या तरीका है, मतलब क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल सही। अच्छा जी, हाल ही में एक बड़ा तकलीफ़देह वाक़या भी हुआ था जिसमें हमने देखा कि ये अस्यूम किया गया था कि कुरानी आयात किसी के कपड़ों पे आवेज़ा है, मलबूसात पे बनी हुई हैं, तो उसके ऊपर लोगों ने कहा कि ये बेहुरमती है। तो ये बड़ा वैलिड सवाल आपका बनता है कि जब दुल्हनों की आजकल रुखसती हो रही है तो उनके दुपट्टों पे भी कई दफ़ा देखा गया है कि कुरानी आयात को एम्ब्रॉयडरी की जाती है। क्या ऐसा करना सही है या नहीं? अरबाब भाई, ये सवाल आपके लिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये जो दुपट्टे पर अगर कुरानी की आयात हों और वो किसी दुल्हन के सर पे डाला जाए तो उसमें कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल यहाँ पर है कि हम पूरी शादी जो है वो हराम में गुजारते हैं और आखिर में सवाबन जो है कुरान उनके सर पे रख दिया या एक चादर कुरान वाली आयतों वाली उसके सर पे डाल दी। अब हमने समझा कि हम भी मुसलमान, ये भी मुसलमान और सारा कुछ दीनदारी के साथ हमने काम अंजाम दिया। ऐसा नहीं है। हमें वैसे अपनी शादी में भी, जिस तरह पहले सवाल था कि म्यूज़िक होना, हमारी शादियों में अक्सर म्यूज़िक, गाना और ये बजाना जो होता है ये हराम अमल है और निकाह एक पसंदीदा अमल है, दीन का एक बेहतरीन अमल। कतई कलामी की माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जैसे हमारे कौमी तराने के भी आखिरी अल्फाज ये ना, साया खुदाए ज़ुलजलाल, मुझे लगता है कि ये एक पाको हिंद की रिवायत है। साद भाई, क्या इसी से अखज़ किया गया है कि हम कुरान हकीम की साए तले दुल्हन को रुखसत करना चाहते हैं, या दुपट्टा जो कि अगेन सर पे लिया जाता है उसके ऊपर कुरानी आयत होती है? ले सकते हैं, आपने क्या कोई बात नहीं। जिस तरह मेरी बहन का एक सवाल, दोनों सवाल जो है वो एक ही चीज़ से रिलेटेड है। अमूमन बात यह है कि कुरान के साए में दुल्हन को विदा करना हमारे अमूमन यहाँ उर्फ़ में हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। लेकिन मैं अमूमन इसमें एक बात कहता हूँ, कुरान का मकसद ये नहीं
قرآن کا مقصد نہ کسی کو اس کی وفات کے بعد بخشوانا ہے، نہ قرآن کا مقصد دلہن کو اس کے سائے تلے ودا کرنا ہے، قرآن کا مقصد اس کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. تو یہ بات ہمیشہ پاک و ہند کے اندر یہ تمام روایتیں ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا. اور پھر بات کی گئی ہمارے جو ڈریسز پر حروف لکھے جاتے ہیں، جی اس میں ہمیشہ لوگوں اس سے احتیاط کرنی چاہیے. احتیاط اس لیے کہ حروف کی بھی قدر ہوتی ہے. حروف تہجی جو ہیں بھلے وہ قرآن کا ہمارے ہاں بڑا ایک وہ قرآن کا لفظ نہیں، دیکھیں قرآن کا حرف جو اس کے اندر ہے ایک اخلاقاً وہ حرف قرآن کے اندر بھی تو ہا لفظ ہے، حلوہ لفظ لے لیں، ہا لفظ قرآن کے اندر بھی تو موجود ہے. سعد بھائی اس کا اسی بھی سے ادب کرنا جڑا ہوا چاہیے. ایک اور سوال، سعودی عرب میں حال ہی میں کیلیگرافی والے یعنی آیات والے جو پینڈنٹس ہیں اور جو جولری ہیں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. کیا آیت الکرسی یا جس طرح عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوح قرآنی یا پھر موزتین لوگ چاندی پہ یا سونے پہ کندہ کرا کر اس کو ایز اے پینڈنٹ پہنتے ہیں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی بالکل، ہمارے یہاں تو ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں گھروں کے باہر بھی سبحان اللہ لکھا ہوتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے جب گھر شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ نیچے اس طرح اس کا ادب ہونا چاہیے، اس کو برکت کے لیے آویزہ کر دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن عام طور پہ خواتین جب یہ جولری پہنتی ہیں تو جیسے کچن میں جانا، باتھ روم میں جانا، بچوں کا خیال رکھنا، آپ کا ہاتھ ہو سکتا ہے ہر طرف پاکی ناپاکی طہارت کا، کیسے خیال رکھا جائے اس میں؟ سدرا میں بالکل اس بات کو یہ کہتی ہوں کہ منادی نہیں ہے، آپ کا شوق ہے آپ پہنے، آیت الکرسی پہنے، اللہ کا نام پہنے، لیکن آپ آنے جانے میں استعمال کرو. اس بات کا خیال رکھیں کہ پھر آپ یہ پہن کے واش روم نہیں جائیں گی. ہو جاتے ہیں نا انسان بے دہانی میں چل جاتے ہیں. اس میں ایک چیز کلیئر کروں، بہت ضروری ہے. دیکھیں قرآن کی آیات کو ہم بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. جب ہم کسی پر بھی آویزہ کریں گے اپنے ساتھ پہنیں گے تو پھر ہمیں ہر وقت باوضو رہنا ہے. اب باوضو جب رہیں گے تو اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے واش روم جانا ہے تو اتار کے رکھ کے جاؤں. تو پھر اتنی اگر احتیاط کر سکتے ہیں تو پھر پہنیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر پہننا حرام ہے. وہی ادب کی بات ہے کہ ادب ہو سکے تو نہیں، حرام بھی ہے نا، ایک عمل بھی حرام ہے. مثلا اگر آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، آپ کے بدن کے ساتھ وہ ٹچ ہو رہا ہے اور وضو نہیں ہے تو یہ حرام کام ہے. دیکھیں یہ تو ایک وہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی چیز پہ قرآن کے کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں یا درود شریف جیسے ہے تو آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، یا آیت الکرسی ہے آپ اس کو توڑ کے بغیر وضو کے، اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ راستے میں اور آپ آیت الکرسی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ الفاظ کے درمیان بغیر پڑھ سکتے ہیں پورا قرآن بھی. مثلا اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نے یہ احتیاط کرنی ضروری ہے کہ بھئی میں نے اگر یہ پہنے اپنے شوق کے لیے تو میں کسی ایسی جگہ پہ نہ جاؤں. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، بغیر وضو کے قرآن حکیم کی تلاوت کیسے کی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی تو آپ کو پکڑنا پڑے گا نا، یعنی آپ کتاب پڑھتے ہیں یا تلاوت پڑھتے ہیں. آپ اس کی جلد کو پکڑ رہے ہیں. اچھا، آپ جلد کو جب پکڑ رہے ہیں ہاتھ نہیں لگا رہے. حتیٰ کہ میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ بات کہوں کہ فرعون کا نام لکھا ہوا ہے، فرعون کے نام کو بھی آپ جو کیونکہ قرآن کا وہ حرف ہے اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ، ٹھیک ہے. مگر جلد کو، اس کے حاشیے کو میں بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتا ہوں، اس میں کوئی ٹھیک ہے. جی ارباب بھائی ایک بہت مختصر سوال آپ کے لیے آئے، کالر بھی ہمارے ویٹ کر رہے ہیں. امام ضامن اس کے ذرا اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا روایت ہے، اور جب لوگ سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں یا پھر رخصتی سے ہی ریلیٹڈ دیکھا گیا ہے کہ بازو پہ امام ضامن کیوں باندھا جاتا ہے؟ دیکھیں جی یہ بھی ہمارے یہاں چونکہ ایک روایات چلتی ہوئی آئی ہیں پاک و ہند کی، جس طرح بھائی بات کر رہے تھے کہ ایک روایات چلتی آ رہی ہیں، اس حساب سے امام ضامن کیا ہے؟ یہ وہی جس طرح قرآن ضامن ہے، ایک بچی کے سر پہ قرآن رکھنا، یہ قرآن تمہارا ضامن ہے، قرآن تمہاری حفاظت کرے گا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم امام وقت کو یاد کرتے ہوئے، چونکہ رسول خدا کے جس طرح 12 خلفاء ہیں جس میں سے آخری خلیفہ امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو ہم ان کے سپرد کرتے، چونکہ ہم ہمارے عقیدے کے مطابق وہ زندہ ہیں، موجود ہیں، حاضر ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مسائل کو بھی حل کر رہے ہیں. تو ہم کسی کو سفر پہ کبھی بھیج رہے ہوتے ہیں یا کسی بچی کی شادی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بازو پر یہ امام ضامن باندھ کے کہتے ہیں کہ یہ امام جو ہے یہ آپ کا ضامن ہے، یہ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو محفوظ رکھے گا. ضمانت سے نکلا، ضمانت سے. بالکل صحیح. اچھا جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی ہیں بیٹا آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جی سدرا میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز کی پابند ہوں، اب ٹھیک ہے، لیکن میں کہتے خواب میں مردے بہت دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے سنا یہ ہے کہ اگر کوئی مردہ مانگتا ہے، جیسے کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں اگر کوئی مردہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. اگر وہ
मुझे मैं उसको कुछ दे रही हूँ तो अच्छा है, या वो मुझसे कुछ मांग रहा है तो ये ख्वाब में सही नहीं होता। तो जरा अच्छा मैम, इसमें थोड़ी सी वजाहत चाहूंगी, आपने ऐसे लोगों को ख्वाब में देखा है जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या फिर दुनिया जो लोग जिंदा हैं और ये तस्वुर में आ रहा है कि जैसे उनके मेरे वालिदैन हैं, मेरे भाई हैं जो कि अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, हार्ट अटैक हुआ था उनको 2 दफा देखी, लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का, इस पे रहनुमाई ले लेते हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग इसके अंदर कई कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर किसी जिंदा को आपने अपने ख्वाब में ऐसे देखा कि जैसे उनका इंतकाल हो गया है तो उसका मतलब है दराजी उम्र है, क्या ताबीर निकलती है ऐसे ख्वाबों की? इस पे साद भाई पहले आप कमेंट करना चाहें अगर। जी, मैं कोई मुख्तलिफ जवाब दूंगा, शायद अच्छा ना लगे। मैं अमूमन जब भी टीवी चैनल्स पर इस तरह ख्वाब की ताबीर की कॉल आती है मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ख्वाब इस तरह ओपन उसमें डिस्कस करना नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से मना, क्योंकि जो भी राय पहली आ जाती है ना, वो इससे हमेशा ये हो कि आप हमेशा ख्वाब की ताबीर उस शख्स से लें जो जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जो पता है कि यार ये बिल्कुल मेरे उस हक के पे राय देगा, क्योंकि हर किसी की राय इसमें, और इसमें स्पेशल एक इल्म है इसका। तो मैं हमेशा इस मामले पर एहतियात करता हूँ, मैं कभी भी इसका जवाब नहीं देता। हाँ, कोई पर्सनली कांटेक्ट करता है 1-on-1, और इसके फिर बहुत सारे अनकॉन्शियस में प्रिकॉशंस भी होते हैं। अच्छा, इसके आदाब क्या होते हैं, थोड़ी सी उसकी वजाहत जी, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। बिल्कुल, इसके आदाब ये होते हैं, जब आप कोई ख्वाब देखते हैं तो लाजमी नहीं है कि जो आपने एक हमारे यहाँ उलूम बता देते हैं इस ख्वाब का ये मकसद होगा तो वही होता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। इसके लिए ये कि आप हमेशा जिस शख्स से ख्वाब की ताबीर पूछें, तो एक मरतबा एक खातून आई थी और उन्होंने हज़रत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा से ख्वाब की ताबीर पूछी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये खातून आपसे क्या पूछ रही थी? तो उन्होंने कहा ये ख्वाब के मामले में कोई बात नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने क्या ख्वाब की ताबीर बताई? तो उन्होंने एक बताया। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं कि तुमने ख्वाब की ताबीर बताई और वो हो जाए। तो अमूमन इसमें ख्याल रखना चाहिए कि आप जिससे ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हैं कि वो आपके बारे में अच्छी राय रखता भी है, नहीं रखता। अमूमन वो ख्वाब की ताबीर हो भी रो, लोग एहतियात करके उसको गुड विल में बताते हैं कि ऐसे नहीं कि एक तो उसके जहन पे वो सवार हो जाएगा, आपकी बात आपने तो ये देख लिया, अब तो ऐसा, तो वो उसके जहन पे भी सवार हो जाता है। कुछ और सवालात आए हैं, उसको आगे लेके चलते हैं। इरम जी, मुझे बताइए कि कुछ सलाह मशवरा दिया जाता है कि फ़लाने दिन पीर के रोज़ काली चीज़ का सदका दे दो, बुध के रोज़ लाल चीज़ का सदका दे दो, क्या इसकी ममानियत है और ऐसा करना सही है या गलत? ये सवाल आया था। देखो, इस्लाम में इस तरह से तो नहीं है, ठीक है, लेकिन लोग अमूमन 11 तारीख को सदकात करते हैं, 12 तारीख को सदकात करते हैं, जुमेरात के दिन सदकात करते हैं, इसलिए कि जुमेरात की शब जुमा लग जाती है और आपके तमाम नेक अमल दरूद शरीफ के साथ सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में पेश किए जाते हैं, तो वो सदका भी जाता है। तो पीर का दिन भी इसलिए मोतबर समझा जाता है कि सरकार अलैहिस्सलाम इस दिन रोज़ा फरमाते थे, तो पीर और जुमेरात ये 2 दिन अहम दिन है। तो अगर मगर ये लाल चीज़, पीली चीज़, नीली चीज़, ये देखो ये सारा वो कल्चरल इन्फ्लुएंस है जो हमने अपने पड़ोसी मुल्क से लिया जहाँ हम बहुत ज़्यादा रहे। सदका किसी रंग से नहीं होता, सदका तो आप किसी दिन, किसी वक्त, किसी लम्हे भी कर सकते हैं और किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, वो आपकी अपनी एक इस्तात पे होता है कि आप कितने। बिल्कुल सही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी अली, आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी मतलब एक अच्छी खासी बड़ी गाड़ी थी, लेकिन उसने कहीं मतलब अप्लाई किया तो उसने अपनी गाड़ी वहाँ से मतलब साफ करा दी, और अब सेम दीदी के जो है वो चीज़ मेरे साथ इस तरह से है, वो मुझे कहता है क्योंकि मेरी भी अच्छी खासी मतलब शरी दाढ़ी है, तो कहता है कि ये रुकावट होती है किसी मतलब अगर आपने आगे बढ़ना है तो आप इसको मतलब जो है ना इसको साफ करा ले, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर भी ज़्यादातर जो है लोग क्लीन शेव में, मुझे उन्होंने नाम दिया था सूफी बाबा का। तो कहीं जैसे अगर जाना हो या कोई मतलब किसी गैदरिंग के अंदर, तो वो बस कहते हैं कि थोड़ा सा मिसफिट है। बिल्कुल तो सही, मुझे बताएं कि आया अगर जी। वर्क प्लेस पे काम करते हुए चाहिए अगर इस तरह की कोई चीज़ें हो, हर्डल्स हों, तो क्या? बिल्कुल सही। मैं आपके सवाल को 2 पार्ट्स में समझ पाई हूँ। नंबर 1 कि अगर किसी ने शरई दाढ़ी रखी हो, ख़त बनाए हो बाकायदा इस नीयत से कि वो शरई दाढ़ी है रखी हो, क्या उसके बाद वो उसको रिमूव कर सकते हैं, और अगर वो उसको शेव ऑफ करते हैं तो उसका कोई गुनाह होता है? और फिर दूसरा हिस्सा आपके सवाल का बनता है कि अगर वर्क प्रेशर या फिट इन करने के प्रेशर में आप अपने आप को शरीयत से दूर करते हैं तो क्या उसका गुनाह मिलेगा? और बाबा पहले ये सवाल आपके पास लेके आते हैं, शरई दाढ़ी को रिमूव करने का या शेव ऑफ करने का कोई गुनाह है? देखें, शरई दाढ़ी हो या ना हो, अल्लाह ने जब हज़रत आदम को बनाया तो उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखा और देखा कि इसके अंदर एक चीज़ की कमी है और वो दाढ़ी की, ताकि मर्द और औरत के अंदर तमीज़ हो सके। दाढ़ी फ़िक़्ह जाफ़रिया के अंदर वाजिब अमल है
اور وہ شرعی رکھ کے پھر کاٹنا چاہے یا بغیر شرعی رکھ کے کاٹنا چاہے، کسی بھی صورت میں ہو وہ حرام عمل ہے اور انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. ہاں مگر کسی ایسی جگہ پر جاب کرتا ہے اور جاب کے دوران اسے یہ پتہ ہے کہ میں اگر یہ جاب چھوٹ گئی تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، میرے مالی حالات مشکل ہو جائیں گے، اس کو ضرر کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں یہ کام یا کوئی جاب ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر شیفز ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، کہیں مجبوری ہے، نہیں تو جاب تبدیل کر سکتا ہے، حرام عمل نہیں کر سکتا. صحیح. حرام عمل کو چھوڑ. باقی شرعی داڑھی کا کتنا ہونا چاہیے، مثلا اتنا ہو نہیں، کہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسی سچویشن ہو تو شیو آف کی جا سکتی ہے مگر جہاں پر جان کا یا مال کا خطرہ ہو. جان یا مال کا خطرہ ہو. سعد بھائی آپ کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے ایک بات کہوں گا کہ میرے بھائی نے ایک بات کی، فٹ ان کرنا. یاد رکھیے گا کہ معاشرے میں آپ کسی بھی حال میں ہو، فٹ ان کرنا بڑا مشکل ہے. اگر یہی معاملہ ہوتا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر آئے تھے تو وہ معاشرہ تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرتا رسول کو، کسی صحابی کو. دیکھیں معاشرے کے لیے آپ کوئی دینی عمل نہیں چھوڑ سکتے. سب سے پہلی یہ بات، یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، جیسے آپ نے ایک بات کی شیف کے لیے، تو جس طرح ہم نے بال کے لیے کچھ بنایا ہوا ہے وہ ہم تو داڑھی کے لیے بنائیں. آپ کو پتہ ہے، میں ایک ویسی ایک بات، جیسے ہمارے سکھ بھائی ہیں، جب یہ پائلٹ ہوتے ہیں نا تو پائلٹ میں ایک ہیلمٹ ہوتا ہے ان کے لیے، پائلٹ یہ ہیلمٹ نہیں پہنتے کیونکہ ایک اپنا وہ ان کے لیے پریکاشنز، کیونکہ وہ اپنے اتنے سٹرڈ فارم ہے تو ان کے لیے نکل آئے. ہمارے یہاں چھوٹے معاملات، اچھا نوکری، چلے ٹھیک ہے داڑھی کاٹ لیتے ہیں، اچھا ٹوپی، تو وہ پھر ہمارے لیے سے لینینسی چلتی ہے. یہ فٹ ان کرنے کے علاوہ اگر اپنا دل بدل جائے، یعنی انسان ہے اس میں کئی طرح کے چینجز آتے ہیں. مسز شاہ پہلے یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. میں نے دیکھا ہے میرے کئی دوست اگر عمرے پہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سعادت دیتا ہے، واپس آ کے ایک دم جوش آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے اب حجاب لینا ہے، عبایا لینا ہے. چند دنوں کے بعد پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، شاید میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کیا ایک دفعہ ایسا فیصلہ کرنے کے بعد جب آپ اس کو تبدیل کرتے ہیں تو اس کا گناہ ملتا ہے؟ بالکل جی، اس کا گناہ اسی طریقے سے ملتا ہے جو نیت نہ کیے بغیر بھی ملتا ہے. پہلی چیز دیکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حج اور عمرے کے قبول ہونے کی نشانی ہی یہی ہے کہ جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے اندر وہ تبدیلی ہو جو پہلے نہیں تھی. تو یہ مین نشانی ہے اس کی. دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک جذبہ آتا ہے، اچھی بات ہے کہ وہاں کا ایک ذرا جو ہے رحمت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، وہاں کے ماحول کا اثر بھی ہوتا ہے. جی، روحانی ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں پہ تاحیات پڑ جاتا ہے، کچھ لوگوں پہ عارضی پڑ جاتا ہے. مگر جیسے سعد بھائی نے اور ان صاحب نے فرمایا تھا کہ عارضی مذہبی چیزوں کو عارضی نہ اپنایا جائے، مذہبی چیزوں میں خود سے ترمیم نہ کی جائے کہ پہلے تھا ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، محرم آ رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کور کروں. میں بہت زیادہ احتیاط سے کہوں گی کہ پھر تو شروعات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کئی دفعہ لوگ اگر پہلا قدم بڑھا رہے ہیں ان کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے تھوڑے آپ ان کے اوپر فلیکسیبلٹی رکھیں. اور کئی دفعہ لوگوں کو دیکھا ہے جیسے جنید جمشید صاحب کئی دفعہ آگے بڑھے پھر ایک قدم پیچھے لیا. یہ تو سلسلہ چلتا ہے اور یہ زندگی کا نام ہے. ارم جی آپ کیا کہیں گے؟ مشکل نہیں ہوتا اگر جذبہ سچا ہے آپ کا تو مشکل نہیں ہوتا. جیسے کہتے ہیں نیت صاف منزل آسان. اگر صرف ایک بات سے ارم میم کے پاس جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ہے بڑی صاف واضح اس حوالے سے کہ اللہ رب العزت اس عمل کو پسند نہیں کرتے جو ایک دم بہت زیادہ ہو کہ آج سے میں نے سٹارٹ کر دی، کہ لیکن اس عمل کو پسند جو تھوڑا تھوڑا ہو لیکن کنٹینیوسلی ہو. تو ہمارے یہاں عموماً یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، جیسی رمضان آئے گا نا آپ کچھ لوگ کہیں یہ وہی ہے بال ماری جتنی زور سے جاتی ہے نا تو سلو قدم رکھ کر بڑھنا چاہیے، اس میں پھر دوام رہتا ہے. جیسے آپ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، میری بہت اچھی دوست ہے، نام میں پرٹیکولر نہیں لوں گی، میڈیا سے تعلق ہے، جب انہوں نے حجاب یا ہیڈ اسکارف لینا شروع کیا تو پہلے انہوں نے باقاعدہ رجوع کیا کہ جی جب میں انٹرنیشنل ٹریول کرتی ہوں تو کیا میں اپنے لیے تھوڑی سی آسانی کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا پہلا قدم تو لیں، آپ آغاز تو کریں، پھر اللہ تعالیٰ خود آسانی کرتا ہے. رم جی آپ بھی اس سے متفق ہیں؟ دیکھو بالکل میں اس سے ایگری کرتی ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن یہ برائیاں ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، ایک چیز چھوڑ دوں گا جو آپ کہیں گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب آج کے زمانے میں بہت معذرت کے ساتھ اگر کسی مولانا یا مفتی کے پاس کوئی شخص ہے وہ کہ میں اتنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، میں ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن میں برائیاں نہیں چھوڑوں گا، ایک چیز چھوڑوں گا، وہ بولیں گے بھائی جاؤ تمہارا تو اس میں گزارا ہی نہیں ہے. سرکار علیہ السلام نے ایک چیز بولی، اب وہ آپ کا تدبر تھا کہ آپ نے کہا ٹھیک ہے جھوٹ مت بولو، باقی جو دل چاہے کرو. اب وہ اور کیا اس پہ واجب کر دیا کہ روز آؤ یہاں بیٹھو گے. اب جب تمام صحابہ پورے دن کا بتاتے تھے وہ بھی بتاتا تھا، آہستہ آہستہ اس کو وہ شرمندگی کہ سب کیا بتاتے ہیں میں کیا بتاتا ہوں، کہ اس کے وہ جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے اس کی ساری چیزیں چلی گئیں. اسی لیے دیکھو اگر کوئی خاتون ہے وہ یہ کر رہی ہیں اٹس گڈ، اس کو اپریشیٹ کرو،
تھوڑا سا مشکل ضرور ہوتا ہے. ظاہر ہمارے معاشرے میں ہمیں تنقید کرنے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, ہمیں سہارا دینے والے اور اپریشیٹ کرنے والے کم ہوتے ہیں, اور اچھے عمل میں تو بہت ہی کم اور ہوتے ہیں. پھر قدغن مزید بڑھ جاتی ہے نا کہ آج سکارف لیا ہے تو پھر کپڑے بھی اس حساب سے پہنو, میک اپ مت کرو, جولری مت پہنو, پرفیوم مت لگاؤ, تو وہ آپ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں دین کو کہ آپ لوگوں کو دور کر رہے ہیں. نہیں ہے. اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کا لباس ایسا ہے, دیکھو آج کل ابائے بھی ایسے ہیں کہ جو اس سے بہتر ہے آپ شلوار قمیض پہنیں. جی جی, ایک ابائے کو بھی ابایا پہنانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اس قسم کے ابائے ہیں پردے کو پردے کی ضرورت اس کی طرف آئیں. اور جو شریعت کا تقاضا ہے کہ جس میں آپ کسی کے لیے بہت زیادہ مطلب اٹریکٹیو نہ ہو, کہ آپ کو دیکھ کے اس کے ذہن میں کوئی غلط بات آئے تو بھی وہ آپ کے پردے میں شمار ہو جائے. بالکل صحیح. اچھا جی, یہ گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. کچھ اور سوالات ہیں, آپ سوال کر سکتے ہیں کال کر کے. گوہر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچن کی طرف ایک نظر ڈال لیتے ہیں, وہاں پہ ریسیپیز ہو گئی ہیں تیار. آج ہیلپینیو برگرز بن رہے تھے. جی گرت, آپ بھی غور سے سن رہی ہیں, آپ کا کوئی سوال نہیں ہے؟ آپ بھی علماء اکرام سے کوئی سوال کر سکتے ہیں. نہیں, ماشاءاللہ سے اتنے اچھے جوابات مجھے مل گئے. وہ نکاح کے حوالے سے جو ویڈیوز چل رہی تھی وہی پوچھنا تھا, مجھے جواب مل گیا اس کا. صحیح. اور ریسیپیز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. ہیلپینو برگر اور 3 ملک کیک جو ہم نے روح افزا سے بنایا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. ہیلپینو برگر کی میں ایک بار ریسیپی آپ لوگ کو بتا دوں. اچھا, ویری کوئکلی ایک سوال, ریسیپی تو ان کو مل جائے گی. قرت مجھے یہ بتائیں, یہ برگرز افطار سے کتنے پہلے بنا لینے چاہیے؟ اور ایک سوال آپ کے لیے آیا, پھر اس کو فوائل میں, کلنگ میں کس طرح رکھیں کیونکہ تاکہ وہ فریش رہیں خاص طور پہ افطار میں؟ اب تو اتنی اچھی وہ کلنک ریپ آ رہی ہیں, وہ آپ پوری اپنے ٹرے بنائی اور پورے کلنک ریپ لگا دیا تو وہ بھی نہیں, ہارڈ بھی نہیں ہوں گے اور صحیح رہیں گے برگر. افطار سے آپ ہاف آور پہلے بنا لیں اور قیمہ میرینیٹ کر کے آپ سحری میں ہی رکھ دیں تاکہ میرینیشن اچھی ہو جائے. اور پھر اچھا, کیا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے انگریڈینٹس اور چیزیں تیار کر لیں لیکن اس کو اسمبل آدھے گھنٹے پہلے کر لیں افطار سے, ہے نا؟ وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ نے بالکل ٹرائی کرنا ہے. کئی دفعہ میرے خیال میں اب 18ویں روزے پہ تو وہ ذرا جو پکوڑے اور سموسوں کا زور کم ہونا چاہیے, تو آپ یہ ریسیپیز پلیز ٹرائی کریں. گوہر بھائی نے فوراً ہم ہی بھر لیے. گوہر بھائی نے کہا آج تو یہی افطار ہوگی, ہے نا؟ آپ لے کے چلے جائیے گا. اچھا جی, بسم اللہ کیجیے, خوبصورت سا کلام سنائیے.